हमारा एमसी बाई एक सक्षम अवेकन टीम डिवाइन कोर का लीडर है। इस दुनिया में मैजिक के अस्तित्व की वजह से डीमंस और उनकी केव्स प्रकट हुई। डीमंस के आने के जवाब में बाई जैसे खास शक्तियों वाले लोग अवेकेंड हुए। उसकी टीम ऑर्गेनाइजेशन की सबसे मजबूत टीम है और वे डीमन किंग बेल एल्फिगोर को समाप्त करने के मिशन पर हैं। बेल एल्फिगोर एक ट्रिपल एस क्लास डीमन है जिसके पास 5 एलिमेंट्स हैं, जिससे वह एक कठिन विरोधी बनता है। बाई और अन्य अवेकेंड वॉरियर्स को उच्च अधिकारियों यानी गॉड्स से आदेश मिलते हैं। केव में प्रवेश करते ही बाई पूरे जोर से चिल्लाता है ताकि अपनी स्क्वाड को मिशन शुरू होने की सूचना दे सके। बाई की टीम इतनी सक्षम है कि यह उनका 100वां हाई लेवल डिमोनिक केव है जिसे वे चैलेंज कर रहे हैं। उसकी टीम में लिंगुआ, हन शाओलिंग और लूसियन है। मिशन को जितना कठिन माना गया था उसकी वजह से इसे एल क्लास पर्ज ऑपरेशन के रूप में चिह्नित किया गया, जो सबसे उच्च स्तर है। लेकिन टीम इस मिशन को लेकर उत्साहित है क्योंकि डीमन केव साफ करने और डीमन किंग बेल एल्फिगोर को हराने के बाद उन्हें वेकेशन का वादा किया गया है। टीम परफेक्ट सिंक में अपनी शक्ति अनलीश करती है और हमला करने वाले डीमंस को खत्म करती है। बाई नेतृत्व करता है और वे तेज व सटीक हमलों से डीमंस को काटते हुए आगे बढ़ते हैं। ये इसलिए मुमकिन है क्योंकि डिवाइन कोर के सभी सदस्य बाई से लेकर आखिरी व्यक्ति तक एल रैंक वॉरियर्स हैं। कुछ ही मिनटों की सटीक कोऑर्डिनेशन में टीम केव साफ कर देती है और डीमन किंग बेल एल्फिगोर को खत्म कर देती है। टीम उत्साहित होकर बात करती है कि मिशन कितना आसान था, लेकिन लूसियन पूरे ऑपरेशन को लेकर संदेह में है। उसे लगता है कि यह बहुत आसान था, खासकर क्योंकि मिशन एल रैंक था। बाई भी लूसियन की बात से सहमत है। उसे मिली इंटेल कहती थी कि डीमन किंग एक स्पेशल डीमन किंग है जिसके पास 5 एलिमेंट्स और एक हिडन स्किल है। जबकि वह सोच रहा है कि क्या गलत था, लिंगुआ उसे पीछे से गले लगाती है और पूछती है कि क्या वह उन्हें दावत देने वाला है क्योंकि मिशन खत्म हो चुका है। बाई उसे हटाते हुए कहता है कि वे सभी अपने यूजुअल स्पॉट पर डिनर करेंगे। हन को यकीन नहीं होता कि उनका कैप्टन लिंगुआ के साथ मजे करने का मौका यूं फेंक रहा है। उसी वक्त उन्हें पता चलता है कि उनकी टीम का आखिरी सदस्य उनके साथ नहीं है। उसने लड़ाई में मदद भी नहीं की और वह कहीं दिखाई भी नहीं देता। टीम इसे गंभीरता से नहीं लेती क्योंकि मिशन पूरा हो चुका है। तभी वह पीछे से प्रकट होता है, लेकिन उसके बाद कुछ अप्रत्याशित होता है। वह अपना हाथ उठाकर पर्ज ऑपरेशन की घोषणा करता है। अचानक हान के सिर पर एक प्रोजेक्टाइल लगता है और वह तुरंत मर जाता है। टीम सदमे में रह जाती है क्योंकि हान जमीन पर गिरा पड़ा है। उसका आधा सिर गायब है और खून हर जगह फैल रहा है। टीम अभी भी शॉक में है जब ट्रेटर बताता है कि उसे खुद गॉड ने पर्ज मिशन सौंपा था। बाई महसूस करता है कि वह अपना शरीर हिला नहीं सकता और ट्रेटर बताता है कि बाई और बाकी सभी पिछले 1 महीने से ऐसा ब्रेकफास्ट खा रहे थे जिसमें पैरालिटिक पाउडर मिला होता था। फिर ट्रेटर अपनी डिवाइन स्किल फॉरबिडन वाइन्स का उपयोग कर बाकी टीम को बांध देता है। इससे वह उन्हें इमोबिलाइज कर देता है ताकि वह अपनी बात समझा सके। ट्रेटर बताता है कि उसे टीम को खत्म करने का मिशन मिला था और इसके लिए तैयारी जरूरी थी। बाई और बाकी उससे पूछते हैं कि उसने बिट्रेयल क्यों किया। ट्रेटर जवाब देता है कि यह गॉड्स का आदेश है कि एल क्लास वॉरियर्स को समाप्त किया जाए। वह वाइन्स का दबाव बढ़ाकर उन्हें दर्द से चिल्लाने पर मजबूर कर देता है। वे धीरे धीरे होश खोते जाते हैं, खून थूकते हुए बार बार पूछते हैं कि उसने बिट्रेयल क्यों किया। बाई याद दिलाता है कि डिवाइन कोर ने कभी कोई ऐसी सीमा नहीं लांघी जो मौत के योग्य हो। ट्रेटर अहंकार से कहता है कि गॉड को उन्हें मारने के लिए किसी कारण की जरूरत नहीं होती। वह बाई के पास आता है और वाइन्स से गला घोंटने के बाद अपना मुक्का उसकी छाती में घोंप देता है। बाई बिट्रेयल को सह नहीं पाता क्योंकि उसने ट्रेटर को परिवार माना था। आखिर टीम 10 साल से साथ थी और प्रैक्टिकली इंसेपरेबल थी। ट्रेटर हंसते हुए कहता है कि वह कभी परिवार नहीं था, वह पहले दिन से ही गॉड्स के मिशन पर था। डिवाइन कोर महज पॉन्स थे। बाई और बाकी अपनी आखिरी लाइफ फोर्स खोकर जमीन पर गिर जाते हैं। ट्रेटर गर्व से खून के ऊपर खड़ा होता है और बाई के सिर में गोली मारकर उसे खत्म कर देता है। बाई और उसकी एल क्लास वॉरियर्स की टीम बाई और बाकी अपनी आखिरी लाइफ फोर्स खोकर जमीन पर गिर जाते हैं। बाई और उसकी एल क्लास वॉरियर्स की टीम मारी जाती है। उनके शव जमीन पर पड़े रहते हैं और ट्रेटर वेकेशन की तैयारी में चला जाता है। बाई की चेतना अंधकार में डूब रही होती है। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है जो उससे डील करने की मांग करती है। बाई शौक में देखता है कि वह जंजीरों में बंधा हुआ एक अजनबी स्थान पर है। उसके सामने एक सूट पहने क्रीपी आदमी खड़ा है जिसकी डार्क ऑरा है। बाई ध्यान से देखता है और समझता है कि वह आदमी डीमन किंग बेल एल्फिगोर है। उसे हैरानी होती है कि डीमन किंग जिंदा कैसे है। बेल एल्फिगोर बताता है कि उसके जैसे हाई रैंक डीमन किंग्स इतनी आसानी से नहीं मरते। वे उसकी सोल डोमेन में हैं और पूरा किंगडम उसकी लाइफ फोर्स है। बाई बिजनेस पर आने को कहता है। बेल एल्फिगोर एक डील प्रस्तावित करता है। वह बताता है कि उसका हिडन स्किल लाइफ रिग्रेशन है। वह बाई को पास्ट में भेज सकता है ताकि वह परिणाम बदल सके। बाई अपनी टीम की मौत याद करके तुरंत सहमत हो जाता है।
वह ट्रेटर और गॉड्स को मारने की कसम खाता है। डीमन किंग बाई के जवाब से खुश होता है और उसे एक और गिफ्ट देता है, बेलुगोर्स हार्ट। बाई पूछता है कि वह उससे डील क्यों कर रहा है, लेकिन बेलेल्फिगोर जवाब दिए बिना उसे भेज देता है। आंख खुलते ही बाई खुद को क्लास में पाता है जहां उसका टीचर हुआंग उस पर चिल्ला रहा है। बाई 20 साल पीछे में आ चुका है। यह वह समय था जब बाई नेशंस अवेकेंड एकेडमी के मिडिल स्कूल डिवीजन में था। बाई शॉक्ड है कि वह सच में अवेकनिंग से पहले के समय में लौट आया। टीचर उसे क्लास में सोने के लिए डांटती है, खासकर अवेकनिंग सेरेमनी से पहले की क्लास में। सजा के तौर पर उसे पीछे खड़े होने को कहा जाता है। बाई शौक में धीमे धीमे चलता है और अपने क्लासमेट्स को देखता है जिन्हें उसने 20 साल से नहीं देखा। टीचर लेसन जारी रखती है और बताती है कि दुनिया में 5 एलिमेंटल पावर्स हैं, लाइटनिंग, फ्लावर, क्लाउड, न्यूक्लियर और स्टेलर। एक व्यक्ति केवल एक एलिमेंट ही धारण कर सकता है। वह खुद को एग्जाम्पल के तौर पर बताती है कि उसके पास रेयर क्लाउड एलिमेंट है। वह यह भी समझाती है कि एलिमेंट्स शरीर से बॉन्डिंग के आधार पर कैटेगरीज में बंटे होते हैं, कॉम्बैट, सपोर्ट और स्पेशल। वह बताती है कि हर टीम में अलग अलग रोल्स के साथ 5 एलिमेंट्स होते हैं। स्कूल का गिल्ड टीम इसका उदाहरण है, जिसमें स्टेलर मेज, क्लाउड वॉरियर, न्यूक्लियर बार्ड और लाइटनिंग असैसिन है। टीचर छात्रों की तारीफ करती है और बताती है कि अवेकनिंग डे उनकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण दिन है। 100 नोन अवेकेंड प्रोफेशंस हैं। प्रोफेशंस लोएस्ट डस्ट से हाईएस्ट सेलेस्टियल तक रैंक्ड हैं। इनके बीच एम्बर और अबिस रैंक्स हैं। स्टूडेंट्स को केवल एक चांस मिलता है अवेकनिंग में। उनकी अवेकेंड स्टेटस उनके जीवन का फ्यूचर तय करेगा। क्लास के बाद स्टूडेंट्स अवेकनिंग की तैयारी के लिए बाहर निकलते हैं। बेई तब अपने एक क्लासमेट से टकराता है जिसे वह आमतौर पर 4 आइज कहता है क्योंकि वह चश्मा पहनता है। 4 आइज को एक परेशान करने वाले लड़के होंगचंग शिंग द्वारा बुली किया जा रहा है। होंग एक ई रैंक स्टेलर असैसिन है, जिसकी वजह से वह अपने साथियों में बहुत लोकप्रिय है। बाई को यह देखकर कोई आश्चर्य नहीं होता क्योंकि अपनी पिछली जिंदगी में भी होंग हमेशा लोगों को बुली करता था और लड़ाइयों में पड़ता था। होंग और उसके गुंडे 4 आइज को और अधिक तनाव देने से पहले टीचर वहां आ जाती है। वह होंग से कहती है कि वे स्कूल में हैं, न कि किसी ऐसे स्थान पर जहां वह लोगों को बुली और लूट सके। होंग अहंकार से कहानी बदलने की कोशिश करता है। वह टीचर से कहता है कि 4 आइज ही उससे टकराया था। वह दावा करता है कि वह सिर्फ उसकी कॉम्पेंसेशन के रूप में उसका पैसा ले रहा है। वह हुआंग से सीधे कहता है कि अगर वह अट्रैक्टिव न होती तो वह उसे नौकरी से निकलवा देता। इसके बाद वह और उसके गुंडे जाने की तैयारी करते हैं। वह बाई को रास्ते में खड़ा देखता है और बिना किसी परवाह के उसे धक्का देकर किनारे कर देता है। बाई कोई जल्दबाजी नहीं करता, बल्कि यह देखता है कि टीचर 4 आइज को कैसे देख रही है। स्पष्ट है कि हुआंग एक अच्छी टीचर है जो अपने छात्रों की परवाह करती है, भले ही बाहर से वह कठोर दिखाई देती हो सिली होते। बाई याद करता है कि पिछली जिंदगी में अवेकनिंग के बाद हुआंग ने उसकी मदद की थी। उसी समय हुआंग को बताया जाता है कि उसकी क्लास की अवेकनिंग चेंबर में जाने की बारी आ गई है। एक माँ की तरह हुआंग अपने छात्रों से कहती है कि अवेकनिंग के दौरान शांत रहना ताकि इंजुरीज से बचा जा सके। इस दुनिया में अवेकनिंग के 2 तरीके हैं। पहला, प्राकृतिक अवेकनिंग, जैसा होंग के साथ हुआ था। यही कारण है कि वह इतना गर्व करता है। प्राकृतिक अवेकनिंग आमतौर पर उन्हीं में होती है जिनका शारीरिक गठन और प्रतिभा मजबूत होती है, और अवेकनिंग अत्यधिक भावनात्मक क्षणों में स्वतः होती है। दूसरा अवेकनिंग तरीका कृत्रिम है, जहां पोटेंशियल वाले लोग अवेकनिंग चेंबर में प्रवेश करते हैं। यह चेंबर कई वैज्ञानिकों के ज्ञान का परिणाम है और इसके अंदर इमोशंस और एड्रेनलिन को अत्यधिक स्टिमुलेट किया जाता है। यह स्टिमुलेशन डॉर्मेंट अवेकनिंग को एक्टिवेट करने को मजबूर करता है, क्योंकि यह केवल एक बार होता है। यह किसी की जिंदगी बदलने का एकमात्र तरीका माना जाता है। बाई के कुछ क्लासमेट्स उससे पहले चेंबर में गए और अच्छे प्रोफेशंस पाए। किसी ने ब्लू टियर प्रोफेशन अवेकेंड किया, जो एम्बर क्लास है। अंत में बाई की बारी आती है और टीचर उसे चेंबर में ध्यान केंद्रित करने को कहती है। बाई निर्देश स्वीकार करता है और चेंबर में प्रवेश करता है। अपनी पिछली जिंदगी में बाई एक ई रैंक न्यूक्लियर वॉरियर अवेकेंड हुआ था। यह डस्ट टियर क्लास के अंतर्गत आता है और इसे सबसे बेकार प्रोफेशन माना जाता है। उसके अवेकनिंग की वजह से उसे लगातार बुली किया गया, लेकिन बाद में एस रैंक पहुंचने पर उसने सबसे रेयर प्रकार अवेकेंड किया। चेंबर में प्रवेश कर बाई उम्मीद करता है कि उसे फिर से कोई बेकार प्रोफेशन मिलेगा, लेकिन वह शॉक में पड़ जाता है जब सिस्टम एरर मैसेज दिखाता है। चेंबर एक्टिवेशन मोड में चला जाता है और सामान्य एक एलिमेंट की जगह 5 एलिमेंट्स डिटेक्ट करता है। बाई को महसूस होता है कि उसके शरीर के अंदर बहुत गर्मी उठ रही है, जबकि सिस्टम इन्फिनिट अवेकनिंग मैसेज दिखा रहा है। सिस्टम बाई को बताता है कि वह 5 एलिमेंट्स में से किसी भी क्लास को अपने इनिशियल क्लास के रूप में चुन सकता है।
यह भी जानता है कि वह इनिशियल क्लास के मैक्सिमम पोटेंशियल पर पहुंचने के बाद दूसरे क्लासेस को अपग्रेड कर सकता है। बाई शॉक में रह जाता है जब उसे पता चलता है कि उसे एलिमेंटल एक्यूमुलेशन मिला है। वह भविष्य में नए क्लासेस चुन सकता है। वह डस्ट रैंक से लेकर सेलेस्टियल रैंक तक प्राप्त कर सकता है, वह भी उनकी क्वालिटीज बनाए रखते हुए। बाई के पास सेलेस्टियल रैंक से ऊपर वाले हिडन रैंक को अनलॉक करने का मौका भी है। उसे समझ आता है कि यह सब डीमन किंग द्वारा दिए गए गिफ्ट की वजह से संभव है। उसे इन्फिनिट अवेकनिंग्स की क्षमता दी गई है जो पहले कभी नहीं सुनी गई। सिस्टम बेई को बताता है कि इनिशियल क्लास चुनते ही बाकी एलिमेंट्स क्लियर कर दिए जाएंगे। ध्यान से सोचकर बाई अपना क्लास चुनता है। वह टीचर के साथ बाहर आता है जो जानने के लिए उत्सुक है कि उसने कौन सी क्लास अवेकेंड की। बाई अचानक हुआंग को निराशाजनक खबर देता है कि उसने न्यूक्लियर वॉरियर अवेकेंड किया है जो ग्रीन क्लास में सबसे खराब क्वालिटी है। हुआंग शॉक में पड़ जाती है, लेकिन वह उसे प्रोत्साहित करती है कि महान लोग भी ग्रीन क्लास से आए हैं। वह बाई से हार न मानने को कहती है। बाई विनम्रता से कहता है कि उसे सांत्वना देने की जरूरत नहीं। होंग यह बातचीत सुन लेता है और उम्मीद के अनुसार वह टांग अड़ाता है। वह बाई को ट्रैश कहता है और बताता है कि टीचर बस झूठी उम्मीद दे रही है। वह कहता है कि रियलिटी टीचर की बातों से अलग है। होंग याद दिलाता है कि डस्ट क्लास का मतलब है कि वह फूड चेन में सबसे नीचे है। होंग अहंकार से कहता है कि गॉड्स मजबूत लोगों को चुनते हैं और कमजोर लोग कुचले जाने के लिए पैदा होते हैं। गॉड्स का नाम सुनते ही बाई ट्रिगर हो जाता है, लेकिन शांत रहता है। होंग कहता है कि बाई को अब क्लास के पीछे बैठना पड़ेगा क्योंकि समाज ऐसे काम करता है। फ्रंट रो में सेलेस्टियल रैंक बैठते हैं, फिर अबिस रैंक, फिर एम्बर रैंक और आखिर में डस्ट रैंक। डस्ट रैंक वॉरियर्स को कचरा माना जाता है और वे सिर्फ अपने जैसे लो टीयर वॉरियर्स के साथ जुड़ सकते हैं। होंग जोड़ता है कि बाई मेहनत करके अपनी किस्मत नहीं बदल सकता क्योंकि यह समय की बर्बादी है। होंग हुआंग से बात करते हुए भी ट्रैश बात करता रहता है, लेकिन बाई का सब्र खत्म हो जाता है। वह होंग के हाथ में पकड़ा कॉफी कप लेता है और उसकी सामग्री उसके चेहरे पर फेंक देता है। होंग शॉक में रह जाता है क्योंकि वह मानना नहीं चाहता कि यह हुआ है। वह गुस्से में पूछता है कि बाई क्या कर रहा है और बाई जवाब देता है कि उसकी आवाज नॉइज जैसी लगती है। बाई की हरकतें होंग को फ्यूरियस करने के लिए काफी हैं और वह बाई को सबक सिखाने का फैसला करता है। वह बाई पर पंच मारने की कोशिश करता है और हुआंग रोकने की कोशिश करती है, लेकिन देर हो चुकी होती है। बाई पहले से तैयार होता है। वह एक लाइट सोर्ड कॉन्जर करता है और होंग के अटैक को ब्लॉक कर देता है। वह वहीं नहीं रुकता बल्कि अटैक को पैरी करके होंग को दूर फेंक देता है, जिसे देखकर सब शॉक में आ जाते हैं। होंग जमीन पर क्रैश होता है जबकि बाई की पोज दिखाती है कि उसने बहुत कम प्रयास किया। होंग खून थूकते हुए समझने की कोशिश करता है कि उसके साथ क्या हुआ। बाकी छात्र भी विश्वास नहीं कर पाते जो उन्होंने देखा। असल में बाई ने जानबूझकर न्यूक्लियर वॉरियर क्लास चुना क्योंकि वह इस क्लास का आदी था। यह उसकी पिछली जिंदगी का क्लास था और उसे इसके बारे में सब पता है। होंग खड़ा होता है और अहंकार से कहता है कि बाई बस लकी था। वह कहता है कि वह एबिस रैंक है और बाई जैसे ट्रैश लोगों से अलग है। हुआंग समझ जाती है कि बाई लकी नहीं था। उसने एक टॉप टियर मूवमेंट स्किल का उपयोग किया जो वॉरियर क्लास के लिए एक्सक्लूसिव है। वह जानती है कि पैरी स्किल एक ऐसा स्किल है जो हमला नलिफाई कर देता है और पूरा हमला वापस ओपोनेंट पर रिफ्लेक्ट करता है। हुआंग शॉक में है क्योंकि यह स्किल उसका मास्टर भी 10 साल की मेहनत के बाद नहीं सीख पाया। वह हैरान है कि बाई अभी अवेकेंड हुआ और उसके पास इतनी कॉम्बैट एक्सपीरियंस है। इस बीच होंग एक शॉर्ट सोर्ड निकालता है और बाई पर हमला करने की तैयारी करता है। वह अब सच में गुस्से में है और आश्वासन देता है कि वह बाई को सबके सामने शर्मिंदा करेगा। बाई हीरो की तरह शांत खड़ा है और बताता है कि उसने जानबूझकर डस्ट क्लास चुनी। वह जानता है कि भविष्य में लोग डस्ट क्लास का असली रूप देखेंगे, लेकिन तब बहुत देर हो चुकी होगी। छात्र दोनों को पोज लेते देखकर उत्साहित हो जाते हैं, लेकिन स्कूल में पावर्स का उपयोग कर लड़ाई करना फॉरबिडन है। होंग का पिता महत्वपूर्ण अधिकारी है और उसका अंकल स्कूल का डीन है। दूसरी तरफ बाई का कोई प्रतिष्ठित परिवार नहीं, मतलब अगर वह लड़ता है तो सब कुछ खो सकता है। फोर आइज डरता है कि बाई को एक्सपेल्ड कर दिया जाएगा। वह टीचर से पूछता है कि क्या करना चाहिए। टीचर तुरंत इंटरवीन करती है और दोनों को रोकती है, लेकिन होंग पहले से गुस्से में है। वह कहता है कि वह बाई को फिर भी पीटेगा, भले ही वह उसके सामने घुटनों पर बैठकर माफी मांगे। वह खुद को टैलेंट की सबसे ऊंची चोटी पर देखता है, जबकि बाई उसके लिए सिर्फ एक लूजर है। टीचर भी जानती है कि होंग सही कह रहा है क्योंकि दोनों छात्रों के एट्रीब्यूट्स के बीच अंतर बहुत बड़ा है। होंग एक एबिस रैंक वॉरियर है जिससे उसे अपने सभी एट्रीब्यूट्स में 200% बूस्ट मिलता है।
एबिस रैंक्स इसलिए ऊपर होते हैं क्योंकि अवेकनिंग के क्षण से ही उनके एट्रीब्यूट्स डस्ट रैंक से दोगुने होते हैं। वे लगातार बढ़ सकते हैं, जबकि डस्ट रैंक वहीं का वहीं रह जाता है। जो भी देख रहा है उनमें 4 आइज भी शामिल है। किसी को नहीं लगता कि बाई के पास कोई मौका है। वे मानते हैं कि होंग उसे आसानी से कुचल देगा। 4 आइज मानता है कि होंग घिनौना इंसान है, लेकिन वह अब तक स्ट्रांग लोगों के साथ मूर्ख बनकर ही जीवित रहा है ताकि किसी मुसीबत में न फंसे। उसका मानना है कि होंग से बचना ही जीने का तरीका है, क्योंकि सामने से भिड़ना सिर्फ बुरे अंत तक ही ले जाएगा। जब होंग अपने प्रतिद्वंदी को तौल चुका होता है तो वह उसकी ओर दौड़ता है। टीचर घबराकर चिल्लाती है कि बाई सावधान रहे। उसे लगता है कि बाई फिर से होंग के अटैक को पैरी करने की सोच रहा है। वह जानती है कि यह तरीका शायद काम न करे, क्योंकि पैरी स्किल इस्तेमाल करने में बहुत स्टैमिना लगता है। जिस गति से होंग उसकी तरफ आ रहा है उस हिसाब से पैरी बेकार हो सकता है। होंग भी पूरा कॉन्फिडेंट है कि उसे बाई पर बढ़त मिली हुई है। दूसरी तरफ बेई भी ऐसे मुस्कुरा रहा है जैसे उसके सामने कुछ खास हो ही नहीं रहा हो। बाई को अटैक डॉज करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि उसके पास एक और त्रुप का पत्ता है। जैसे ही होंग उसके पास पहुंचता है, बाई फ्लैश ब्लिंक स्किल एक्टिवेट कर देता है। यह एक इंस्टेंटेनियस फ्लैश इफेक्ट है जो विल्डर को उसके सामने मौजूद ऑब्स्टिकल्स के आर पार जाने देता है। यह सब पलक झपकते ही हो जाता है और होंग समझ भी नहीं पाता कि बाई कब उसके पीछे पहुंचकर उसके शरीर के एक वाइटल पार्ट पर वार कर देता है। होंग खून खांसते हुए समझने की कोशिश करता है कि बाई उसके पीछे कब गया। वह गुस्से और बेइज्जती में जमीन पर हाथ पटकता है, जबकि छात्र पूरी तरह अविश्वास में रह जाते हैं। देखने वालों में से किसी ने भी नहीं देखा कि बेईआई ने होंग के साथ क्या किया। उन्होंने बस होंग को जमीन पर गिरते देखा। यहाँ तक कि टीचर को भी नहीं पता चला कि क्या हुआ। हालांकि क्लास प्रेसिडेंट ची यिन ने बाई की हरकत की एक झलक देख ली थी। ची यिन समझ जाता है कि बाई ने वॉरियर के बेसिक स्किल के हाईएस्ट लेवल यूसेज को मास्टर कर लिया है और उसने उसे होंग के खिलाफ इस्तेमाल किया। इसी बीच छात्र यह सोचते हुए सवाल कर रहे हैं कि होंग को क्या हो गया। स्टेटस स्क्रीन पर बाई देखता है कि किसी एट्रीब्यूट में वृद्धि हुई है, क्योंकि उसने एक ओपोनेंट को हरा दिया, लेकिन वह दिए गए पॉइंट्स से प्रभावित नहीं होता। उसे वे बहुत कम लगते हैं। वह जानदेर से वह जानता है कि ज्यादा पॉइंट्स पाने का असली तरीका डीमंस को हराना है और वह जल्द से जल्द ऐसा करने की सोचता है। जमीन पर पड़े होंग की हार मानने की कोई इच्छा नहीं है। वह बाई से कहता है कि वह कहीं न जाए, क्योंकि उसका काम अब तक खत्म नहीं हुआ। वह अपनी नाइफ उठाता है और पीछे से बाई पर वार करने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले ही उन्हें एक आवाज सुनाई देती है जो लड़ाई रोकने के लिए कहती है। यह आवाज स्कूल के डीन होंग लियन की होती है, जो होंग का अंकल है। डीन होंग को मॉक करते हुए कहता है कि वह पहले ही खुद को तमाशा बना चुका है और वह बाकी छात्रों से कहता है कि वे घर चले जाएं ताकि आराम कर सकें। घर शब्द सुनते ही बाई के दिमाग में बात बैठती है कि उसका भी एक घर है। वह यह लगभग भूल ही गया था, क्योंकि वह अभी अभी रिबॉर्न हुआ है और अपनी पिछली जिंदगी में उसके माता पिता पहले ही मर चुके थे। उसे याद आता है कि अवेकनिंग वाले उसी दिन कुछ दुखद हुआ था। डीन उसके पास आने से पहले ही वह घबराकर वहां से भाग जाता है। होंग भी शॉक में रह जाता है जब वह लड़के को वहां से दौड़ते हुए जाता देखता है। डीन कुछ पल के लिए शब्दहीन रह जाता है, लेकिन फिर हुआंग की ओर मुड़कर उससे कहता है कि वह अपने छात्र को कंट्रोल में रखे। वह वादा करता है कि जो हुआ है उसे वह देख लेगा और हुआंग उसकी इस बात के लिए उसे धन्यवाद देती है। बाद में होंग अपने अंकल के ऑफिस में जाता है ताकि जो हुआ उसे सही ठहरा सके। वह दावा करता है कि बेईआई बस लकी था, लेकिन उसका अंकल उस पर चिल्लाता है कि बेई ने उसे पूरी तरह ह्यूमिलिएट किया। टीन ने दूरी से खड़े होकर बेई को होंग के खिलाफ फ्लैश ब्लिंक इस्तेमाल करते हुए देखा था। वह होंग को समझाता है कि उस स्प्लिट सेकंड में बेई ने उसका सबसे कमजोर बिंदु ढूंढकर अटैक किया, जिससे होंग बिल्कुल डिफेंसलेस हो गया। डीन गुस्से में है क्योंकि अपने अनुभव के बावजूद वह खुद भी फ्लैश स्किल को इतनी प्रोफिशिएंसी से एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। वह होंग और बाई की लड़ाई की तुलना एक प्रो गेमर के द्वारा किसी नूब को खिलौना बनाने से करता है। डीन अपने नेफ्यू से कहता है कि जो उसने देखा है उससे बाई किसी ऑर्डिनरी किड जैसा बिल्कुल नहीं लगता। दूसरी तरफ बाई तेजी से भाग रहा है और सोच रहा है कि उसे घर पहुंचना कितना जरूरी है। वह कुछ ही समय में अपार्टमेंट बिल्डिंग पहुंच जाता है। साथ ही उसे याद आता है कि उसकी पिछली जिंदगी में वहां क्या हुआ था। वह इस बार हर हाल में उसे होने से रोकना चाहता है, चाहे इसके लिए उसे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। बाई घर के अंदर प्रवेश करता है, जहां उसका पिता टीवी देख रहा है और उसकी मां बर्तन धो रही है। बाई गुस्से में दिखता है,
लेकिन उसका पिता आश्चर्य में पड़ जाता है कि वह क्लास से इतनी जल्दी घर कैसे आ गया। बाई अपने पिता को नजरअंदाज करता है और अपनी माँ पर ध्यान केंद्रित करता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं जब वह कहता है कि वह बहुत खुश है कि उसकी माँ ठीक है। उसकी माँ गूंगी है और साइन लैंग्वेज के जरिए बाई से बात करती है। वह बाई को बताती है कि उसने उसका फेवरेट हॉट एंड सावर नूडल्स बनाया है, लेकिन बाई तुरंत कहता है कि आज उसे नूडल्स नहीं खाना। वह कहता है कि उसे पिकल्ड फिश खाना है। बाई की माँ पहले उससे बहस करने की कोशिश करती है, लेकिन जब उसे एहसास होता है कि उसका बेटा बहुत जिद्दी है तो वह मान जाती है, फिश लाने के लिए तैयार हो जाती है और बाई उसके साथ जाने की पेशकश करता है। लेकिन उसका पिता उसे रोकता है, कहता है कि उसकी माँ अकेली ही इंग्रेडिएंट्स ले आएगी। वह हैरान है कि बाई घर लौटा और उसे ठीक से ग्रीट भी नहीं किया। वह उठकर उस जगह जाता है जहां वह अपनी अल्कोहल रखता है और बाई से पूछता है कि उसकी अवेकनिंग कैसी रही। वह पहले से ही इस बात को लेकर उत्सुक है कि उसके बेटे ने क्या अवेकेंड किया। पता चलता है कि बाई का पिता बाइलिंग एक क्लास इलेक्ट्रिक वॉरियर है। वह काफी मजबूत इंसान है जो उसे खतरनाक बनाता है। बाई अपने पिता से कहता है कि उसकी आज अवेकनिंग नहीं हुई क्योंकि सब बहुत देर तक चलता रहा। उसका पिता पूछता है कि अगर अवेकनिंग नहीं हुई तो वह घर जल्दी क्यों आ गया। उसे पता है कि उसके दोस्त के बेटे की अवेकनिंग हो चुकी है, लेकिन वह उसके अवेकेंड क्लास से निराश है। लिंगशांग दूसरी तरफ उम्मीद करता है कि उसका अपना बेटा एबिस रैंक अवेकेंड करे। लिंग दावा करता है कि उसने अपने समय में एबिस रैंक अवेकेंड किया था और उसने बाई को बड़ा करने में अपना खून पसीना लगा दिया है। लिंग गुस्से में है और एक डरावनी ऑरा के साथ अपने बेटे से पूछता है कि उसने क्या अवेकेंड किया। बाई अपने पिता की ऑरा में पूरी तरह दब जाता है और फिर झूठ बोलने की कोशिश करता है कि उसकी अवेकनिंग नहीं हुई। यह सुनकर वह आदमी और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और एक परफेक्ट फादर की तरह वह बाई के सिर पर ड्रिंक की बोतल फोड़ देता है। जब उसे आखिर सच पता चलता है कि बाई ने डस्ट रैंक अवेकेंड किया है तो वह और ज्यादा भड़क उठता है और बाई पर चिल्लाता है। लिंग एक वायलेंट आदमी के रूप में जाना जाता है जो अपनी भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर पाता। बाई की पिछली जिंदगी में जब उसे पता चला कि बाई ने डस्ट रैंक अवेकेंड किया है, वह फ्यूरियस और एम्बैरेस्ड हो गया। उसने हिंसा का रास्ता चुना और बाई को मारा, लेकिन हमेशा की तरह उसकी माँ बीच में आ गई। बाई तब कुछ नहीं कर पाया क्योंकि वह एक कमजोर लड़का था और सिर्फ देख सकता था कि उसका बूढ़ा बाप उसकी माँ को एक पूरे घंटे तक मारता रहा। पिटाई इतनी ज्यादा थी कि उसकी माँ मानसिक रूप से अस्थिर हो गई क्योंकि उसके सिर पर चोट लगी थी। बाई सिर्फ रो सकता था और अपनी पिछली जिंदगी में अपनी माँ को पिटते हुए देखता रहा, लेकिन अब जब वह रिबॉर्न हुआ है वह सब बदलने का लक्ष्य रखता है। हालांकि उसके पास अभी भी इतना बल नहीं है कि वह अपने पिता को सीधे चुनौती दे सके क्योंकि उसे क्लियरली लेवल बढ़ाने के लिए समय चाहिए। उसका पिता उससे अधिक शक्तिशाली है क्योंकि वह सी रैंक एबिस क्लास वॉरियर है। बाई यह सोचकर दुखी हो जाता है कि उसके पास अभी तक अपने पिता को छूने की भी ताकत नहीं है। उसके पिता उसके बाल पकड़ लेते हैं और बड़बड़ाते हुए कहते हैं कि उन्हें रिग्रेट है कि उन्होंने उसे पैदा होने दिया। बाई जानता है कि वह गहरी मुसीबत में है क्योंकि उसका पिता तब तक उसे नहीं छोड़ेगा जब तक उसे कोई संतोषजनक जवाब या परिणाम न मिल जाए। आखिर वह घर जल्दी इसी वजह से आया था कि बाई का इंतजार करे। वह शुरू से जानता था कि उसका पिता वायलेंट है, इसलिए वह नहीं चाहता था कि उसकी माँ घर पर रहे और यह सब देखे। बाई खुश है कि वह माँ को घर से बाहर भेजने में सफल हुआ, लेकिन जैसे ही वह अंदर ही अंदर खुश हो रहा होता है उसी समय उसके सिर पर एक और प्रहार पड़ता है। हालात और भी खराब हो जाते हैं जब बाई किसी के घर में प्रवेश करने की आवाज सुनता है। वह उसकी माँ निकलती है जिसे वह इतनी मेहनत से यह सब देखने से रोकने की कोशिश कर रहा था। उसकी माँ अपने बेटे की हालत देखकर दहशत में आ जाती है। जमीन पर पड़ा है और लिंगशांग उसके सिर पर ऐसे मुक्के बरसा रहा है जैसे यह कोई मामूली बात हो। असल में बाई की माँ जितनी जल्दी सकती थी उतनी जल्दी भागकर घर लौटी क्योंकि वह अपने भूखे बेटे को खाना खिलाना चाहती थी। यही वजह थी कि वह इतनी जल्दी घर वापस आई। बाई अपनी माँ को घर में देखकर डर जाता है क्योंकि उसे लगता है कि शायद इतिहास फिर दोहराया जाएगा। जैसा कि सोचा था, लिंगशान अपना ध्यान गरीब औरत की ओर मोड़ देता है, तैयार कि वह उसके साथ जो चाहे करे। एक फ्लैशबैक में बेई जेल की कोठरी में बैठा होता है। असल में अपने पिछले जीवन में बेई ग्रीन टीयर से प्लैटिनम टीयर तक एडवांस कर पाया था। ऐसा करने वाला वह पहला व्यक्ति बना। इतनी बड़ी उपलब्धि देखने के बावजूद उसका सेलमेट उससे पूछता है कि उसे गिरफ्तार करके क्यों लाया गया। यह कोई साधारण जेल नहीं बल्कि मौत की सजा पाए हुए लोगों की जेल है। बैराई बस यही कहता है कि वह मरने के लायक है क्योंकि उसने अपनी माँ को पीट कर मार डाला। उसने अपैरेंटली अपने पिता को भी मार दिया क्योंकि उसने उसकी माँ के साथ जो किया यही कारण था कि उसे मौत की सजा सुनाई गई। अब वर्तमान में इतिहास ठीक उसकी आंखों के सामने दोहराया जाने वाला है। लिंग अपनी पागल हरकतें जारी रखता है जबकि बाई की माँ उसके बेटे को देखती हुई उसके पास दौड़ती है। बाई खुद को एक साधारण व्यक्ति से थोड़ा मजबूत मानता है क्योंकि कोई सामान्य व्यक्ति उसके पिता का वह पंच झेलकर जिंदा नहीं रह सकता था।
उसकी माँ उसे उठाने की कोशिश करती है और अपने गुस्सैल पति से उसे बचाती है। लिंगशन चिल्लाकर कहता है कि जिस दिन उसे पता चला कि उसकी पत्नी प्रेग्नेंट है, वह खुश हुआ। उसे लगा बी परिवार फिर चमकेगा, क्योंकि उसके दूसरे दोनों भाई बेटे पैदा नहीं कर सके। उसे लगा पूर्वजों ने उसे परिवार की ग्लोरिया लौटाने का दायित्व दिया है, लेकिन जो उसके बाद हुआ उसने उसे घृणा से भर दिया। उसका बेटा, जिस पर उसने इतना भरोसा किया, डस्ट रैंक, सबसे घटिया क्लास, अवेकेंड हुआ। लिंग अपनी पत्नी पर चिल्लाकर कहता है कि बाई आगे नहीं बढ़ सकता क्योंकि उसकी क्लास बेकार है। वह सबका दोष पत्नी पर डालता है, कहता है कि उसकी जीन्स की वजह से बाई ऐसा बना। लिंग का मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है और वह अपनी पत्नी को मारने के लिए हाथ उठाता है, लेकिन बेई इसे होने नहीं देगा। वह फ्लैश ब्लिंक का उपयोग करता है, माँ के पार गुजरकर पिता के अटैक को रोकता है। लिंग पीछे गिरता है और अपने बेटे पर मुस्कुराते हुए खुद को वीर दिखाने की कोशिश करता है। बाई की माँ चिंतित है क्योंकि उसे पता है कि आगे क्या होगा। लिंग फिर खड़ा होता है और अहंकार से अपने बेटे की तरफ बढ़ता है, उसे कुचलने की नीयत से। बाई अपने पिता पर पैरी अटैक इस्तेमाल करने की योजना बनाता है, लेकिन स्किल एक्टिवेट करने से पहले ही उसके पिता का पंच उसकी सोड तोड़कर उसके चेहरे पर लगता है। बाई खून उगलता है और कड़वी सच्चाई स्वीकार करता है कि उसके और उसके पिता के बीच पावर गैप बहुत बड़ा है। वह सांस भी नहीं ले पाता और दूसरा पंच आता है। वह उसे हाथों से ब्लॉक करता है, लेकिन उसका असर उसके शरीर और रिब्स तक पहुंचता है। लिंग एक और शक्तिशाली अटैक तैयार करता है क्योंकि वह गुस्से में है कि उसका बेटा अब उसे चुनौती दे रहा है। बाई पंच आता देखता है, लेकिन उसके पास डॉज या ब्लॉक करने की ताकत नहीं है। वह बस अपना सिर ढक लेता है और ब्लो सीधे उस पर पड़ता है। लिंग कहता है कि बाई मरने के काबिल है क्योंकि उसने बेकार क्लास अवेकेंड की, लेकिन बाई अब भी खड़ा रहता है क्योंकि वह इतिहास दोहराने नहीं देगा। लिंग और भड़क जाता है। वह मजाक उड़ाते हुए पूछता है कि क्या बाई सोचता है कि वह कोई बड़ा खिलाड़ी है। लिंग एक कुर्सी उठाता है अपने बेटे पर तोड़ने के लिए। बाई की माँ अपने बेटे को पकड़ लेती है ताकि वे मिलकर चोट सह सकें। उसी समय बाहर से एक आदेशात्मक आवाज आती है कि दरवाजा खोला जाए। लिंग परेशान हो जाता है कि कोई उसकी लड़ाई में दखल दे रहा है, जबकि बाई की माँ चैन की सांस लेती है। बाई को कोई आश्चर्य नहीं क्योंकि यह सब उसने ही किया था। लिंग दरवाजा खोलते हुए कठोर बनने की कोशिश करता है, लेकिन सामने दो टफ दिखने वाले आदमी खड़े होते हैं। वे लिंग से पूछते हैं कि दरवाजा खोलने में इतना समय क्यों लगा। उनके नाम लैंग और चेन जिन वू हैं। वे इंस्पेक्टरेट इन्वेस्टिगेटर्स हैं। लियांग डेप्यूटी कैप्टन है और रेड ए रैंक है, जबकि चेन जिन वू ब्लू सी रैंक है। लिंग शॉक में उनसे पूछता है कि वे घर पर क्या कर रहे हैं। लियांग उसे स्नो नाम के वांछित अपराधी की फोटो दिखाता है और पूछता है कि क्या उसने उसे देखा है। उन्हें सूचना मिली थी कि स्नो बिल्डिंग में दिखा था, इसलिए वे घर घर सर्च कर रहे हैं। लिंग राहत महसूस करता है कि पुलिस उसके लिए नहीं आई। वह हंसकर कहता है कि उसने स्नो नहीं देखा। तभी लियांग ध्यान देता है कि बाई बुरी हालत में है। वह लिंग से पूछता है कि यह क्या हुआ। लिंग झूठ बोलता है कि उसका बेटा लापरवाह था और खरीदारी करते समय गिर गया। वह लैंग के कंधे पर हाथ रखकर कहता है कि उन्हें इतनी ट्रिवियल बात की चिंता नहीं करनी चाहिए। इससे पहले कि वह बात पूरी करे, बाई बीच में बोल देता है। वह ऑफिसर्स को बताता है कि उसके पिता झूठ बोल रहे हैं। वह साफ कहता है कि उसके पिता ने उसे मारा, इसलिए वह खून में लथपथ है। 18 मिनट पहले बाई ने अपार्टमेंट के फोन बूथ से पुलिस को कॉल की थी और बताया था कि उसने स्नो को बिल्डिंग में देखा। उसे पता था कि स्नो से जुड़ी खबर को पुलिस हल्के में नहीं लेगी। वह उम्मीद नहीं कर रहा था कि वे इतनी जल्दी पहुंचेंगे, लेकिन वह खुश है क्योंकि इससे समय मिल गया। लिंग ऑफिसर्स को कंफ्यूज करने की कोशिश करता है, कहता है कि उसका बेटा मजाक कर रहा है। वह झूठ बोलता है कि वह अपने बेटे को मारने लायक ताकत भी नहीं रखता, लेकिन बाई उसे झूठ बोलने नहीं देता। वह बताता है कि उसके पिता ने उसके सिर पर वाइन बॉटल मारी और उसके हाथ पर स्टूल से वार किया। वह ऑफिसर से कहता है कि वे उसके शरीर की जांच कर सकते हैं। बाई आगे बढ़कर रूल ऑफ लॉ कोट करता है। वह बताता है कि कोई भी अवेकनर जो अपनी वायलेंट टेंडेंसीज नियंत्रित नहीं कर सकता और दूसरों को हानि पहुंचाता है, उसे 15 दिनों के लिए अवेकनर प्रिजन में रखा जा सकता है। कॉप्स शॉक्ड और इम्प्रेस्ड दोनों हैं। लिंग गुस्से से अपने बेटे को देखता है। लियांग के पास लिंग को अरेस्ट करने के अलावा कोई विकल्प नहीं। कॉप्स उसे पकड़ लेते हैं और चेतावनी देते हैं कि अगर उसने रेजिस्ट किया तो फोर्स इस्तेमाल होगा। लिंग बाहर घसीटा जाता है, लेकिन धमकी देता है कि वापस आने के बाद वह अपने बेटे को मार देगा। बाई उसे अनसुना करते हुए दरवाजा बंद कर देता है। सुरक्षित होने के बाद बाई की माँ उसे गले लगा लेती है। बाई खुश है कि वह अपनी माँ को बचा पाया। अब उसके पास 15 दिन है मजबूत होने के लिए और वह वादा करता है कि लिंग दोबारा कभी उसकी माँ को नहीं छू सकेगा। उसके पिता को बाहर ले जाते समय बाई उसकी बॉडी से सेफ का की निकाल लेता है। उसे पता है कि सेफ में कुछ
महत्वपूर्ण है जिससे उसका पिता ई रैंक से सी रैंक तक पहुंचा। बाद में बाई सेफ खोलता है। सेफ की सामग्री वह उसके पिता की मौत के बाद अपने पिछले जीवन में जान पाया था। वह सेफ से एक डरावनी ब्लेड निकालता है। बाई योजना बनाता है कि वह डीमन केव्स में इसी ब्लेड का उपयोग करेगा, क्योंकि डीमन केव्स ही वह जगह हैं जहां वह अपना क्लास अपग्रेड कर सकता है। उसके पास लैबिरिंथ्स को चैलेंज करने के अलावा कोई विकल्प नहीं। लेकिन एक समस्या है, डीमन केव्स गॉड्स के ज्यूरिसडिक्शन में हैं और केवल गिल्ड मेंबर्स ही उनमें प्रवेश कर सकते हैं। बाई फिलहाल सिर्फ स्कूल द्वारा मैनेज किए केव्स में जा सकता है। वह उस हिडन डीमन केव तक भी पहुंच सकता है जिसे वह अपने पिछले जीवन से जानता है। बाई जल्दी ही हिडन डीमन केव की ओर निकल जाता है क्योंकि वह हर किसी से तेज आगे बढ़ना चाहता है। उधर इंस्पेक्टोरेट के डिटेंशन रूम में ऑफिसर्स चर्चा कर रहे हैं कि स्नो का मामला फॉल्स अलार्म निकला, लेकिन वे नाराज नहीं हैं क्योंकि स्नो से जुड़ी बातों की जांच करना हमेशा जरूरी है। तभी लिंग ऑफिसर्स को घूंस देने की कोशिश करता है ताकि वे उसे छोड़ दें। लियांग उसके व्यवहार से घृणा करता है क्योंकि वह कभी गिल्ड का सदस्य रहा था। अफसर उसे बताते हैं कि अगर रिश्वत देने की बात भी उसके केस में जुड़ गई तो उसके लिए हालात और भी खराब हो जाएंगे। वे उसे कहते हैं कि शांत बैठकर रात काटे क्योंकि सुबह उसे अवेकनर प्रिजन भेज दिया जाएगा। लिंग फिर से गुस्से से भर जाता है और उसका सारा क्रोध अब उसके बेटे बाई पर है। चूंकि बाई खुद भी जानता है कि उसका पिता 15 दिनों बाद बाहर आ जाएगा, वह पहले से ही डीमन केव्स में जाकर लेवल अप करने की तैयारी कर रहा है। डीमन केव्स उनकी दुनिया के समानांतर एक और स्पेस हैं जहां केवल एक ऐसे दरवाजे से प्रवेश किया जा सकता है जो हवा में अचानक प्रकट होता है। डीमन केव्स जैसे ही खोजे जाते हैं, ज्यादातर उन पर गिल्ड्स कब्जा कर लेते हैं क्योंकि डीमन केव्स में डेमोनिक बीस्ट्स और डेमोनिक ओर्स होते हैं। इसी वजह से यह अवेकनर्स के लिए अपनी एबिलिटीज बढ़ाने की सबसे अच्छी जगह है। लेकिन आमतौर पर डीमन केव में जाने के लिए टीम की जरूरत होती है क्योंकि वे बहुत खतरनाक होते हैं। बाई जिस डीमन केव को चैलेंज करने जा रहा है वह सामान्य समय रेखा में 5 साल बाद खोजा गया था। असल में एक एफ रैंक डीमन केव के लिए कम से कम 3 ई रैंक वॉरियर्स चाहिए होते हैं, जबकि ई रैंक डीमन केव के लिए 5 लोगों की टीम चाहिए जिसमें 3 ई रैंक और 2 डी रैंक वॉरियर्स हों। बाई को पूरा विश्वास है कि वह जिस डीमन केव को लेने जा रहा है वह एफ रैंक डीमन केव है। डीमन केव्स खतरनाक माने जाते हैं, लेकिन इस समय बाई के पास कोई और रास्ता नहीं, इसलिए उसे अकेले ही केव में उतरना होगा। बाई जानता है कि उसे जितनी जल्दी हो सके मजबूत होना है। अपने पिता के सेफ से निकाले गए हथियार के अलावा कुछ नहीं लेकर वह डीमन केव में प्रवेश करता है। हर तरफ बर्फ और हिम से ढका हुआ है और बाई समझ जाता है कि वह किसी ऐसे बीस्ट के डोमेन में है जो क्लाउड टाइप मैजिक इस्तेमाल करता है। जैसे ही वह इस सूनी लगती जगह से गुजर रहा होता है, उसे एक सोता हुआ आइस बेयर दिखाई देता है। आइस बेयर के सामने इंसानों की स्केलेटन्स पड़ी हैं जो दिखाती हैं कि उससे पहले भी कुछ एडवेंचरर्स यहाँ आए थे। वह अभी इधर उधर देख ही रहा होता है कि अचानक एक खूंखार फॉरेस्ट वुल्फ सामने आ जाता है और लगभग बाई को पकड़ ही लेता है। यह वुल्फ भले ही रैंक में नीचे हो, लेकिन फिर भी बाई से ज्यादा ताकतवर है। बाई पीछे की तरफ छलांग लगाकर वुल्फ से बचता है, लेकिन वुल्फ बिना झिझक लगातार उस पर झपटता रहता है। बाई अपनी ब्लेड का इस्तेमाल कर उसके दांतों को अपने शरीर तक पहुंचने से रोकता है। कलश के सिरे बाद वह खुद हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और सिर्फ एक ही स्लैश में वुल्फ को मार गिराता है। बाई यह सब कर पाता है क्योंकि उसके हाथ में ए रैंक वेपन है। ये ऐसा हथियार है जो बाजार में उपलब्ध नहीं, इसी वजह से उसके पिता इसे छुपा कर रखते थे। इस वेपन की मदद से बाई अपने और बीस्ट्स के बीच स्किल गैप कम कर पाता है। इस वेपन का नाम हुनु ब्लेड है और यह हुनवू स्टोन से बनी है। इसकी ताकत इतनी ज्यादा है कि यह लोहे को मक्खन की तरह काट देती है। लेकिन इतने शक्तिशाली वेपन के बावजूद बाई जानता है कि किसी भी बीस्ट को गिराने के लिए उसे कम से कम 4 हमले करने पड़ेंगे क्योंकि उनकी डिफेंस बहुत मजबूत है। बाई मजाक में सोचता है कि उसे एल रैंक अवेकनर वाला समय याद आता है। बाई यह भी सीखता है कि अगर उसे अपने स्किल सेट का लेवल अपग्रेड करना है तो उसे 20 वुल्व्स मारने होंगे क्योंकि वह आइस एरिया में लड़ रहा है, इसलिए उसका क्लाउड एलिमेंट ही अपग्रेड प्राप्त करेगा। इसके अलावा उसे ई रैंक से डी रैंक में जाने के लिए 10 अपग्रेडेड लेवल्स की जरूरत है। कुछ ही देर में बेई खुद को वुल्व्स के एक झुंड से घिरा हुआ पाता है जो खून की गंध से उसकी ओर आकर्षित हुए हैं। यह उसके लिए लेवल अप करने का परफेक्ट मौका है, लेकिन उतना ही खतरनाक भी। वुल्व्स बेई पर झपटते हैं, लेकिन वह 2 स्किल्स पर निर्भर रहता है, डॉज स्किल और काउंटर अटैकिंग स्किल। वह दोनों स्किल्स को मिलाकर वुल्व्स से लड़ता है, उनकी अटैक से बचते हुए उन्हें नुकसान पहुंचाता है। वह पहले वुल्फ पैक को खत्म कर देता है और हर किल के साथ
उसे 52 एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलते हैं। उसे वुल्व्स के फैंग्स भी लूट में मिलते हैं। पूरी पहली पैक को साफ करने के बाद अब उसे वुल्फ किंग का सामना करना होता है। अपनी एजिलिटी और स्पीड का उपयोग करके वह वुल्फ किंग के शरीर पर कई कट्स लगाता है, जिससे उसे ठीक होने का मौका ही नहीं मिलता। वुल्फ किंग घावों की वजह से मर जाता है और बाई को उसे हराने पर 50 पॉइंट्स मिलते हैं। वुल्फ किंग को हराने की वजह से बाई को स्नो वुल्फ डायमंड भी मिलता है। पहले पैक के बीस्ट्स को साफ करते ही उसके पास डी रैंक में अपग्रेड होने के लिए पर्याप्त एक्सपीरियंस पॉइंट्स इकट्ठे हो जाते हैं। पॉइंट्स के अलावा उसे 12 एट्रीब्यूट्स भी मिलते हैं और सिस्टम उससे पूछता है कि वह इन्हें कैसे एलोकेट करना चाहता है। वह एट्रीब्यूट्स एलोकेट कर देता है, लेकिन देखता है कि सिर्फ 20 वुल्व्स मारने के बाद ही वह बहुत थक चुका है। उसे ई रैंक शरीर की कमजोरी पर हैरानी और चिढ़ दोनों होती है। उसकी समस्याओं की सूची में यह बात भी जुड़ जाती है कि उसे एक डायमेंशनल बैकपैक चाहिए जिसमें वह अपना लूट रख सके ताकि कुछ खो न जाए। बेई यह भी मानता है कि अकेले डिमोनिक केव को टैकल करना वाकई बहुत मुश्किल है। जो स्नो वुल्फ डायमंड उसने कमाया है वह एक ड्यूरेबल जूअल है जिसका उपयोग स्पेशल मटेरियल वेपन्स बनाने में किया जाता है। यह बाजार में काफी महंगा भी है। उसे पता है कि हाई टियर डिमोनिक केव तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता डिवाइन कॉर्प्स में शामिल होना है। अवेकनिंग स्कूल्स गिल्ड्स के अधीन होती हैं और वे अक्सर अपनी टीम्स के लिए संभावित वॉरियर्स की तलाश में रिप्रेजेंटेटिव्स भेजती हैं। हर स्टूडेंट का सपना होता है कि वह बेहतरीन नतीजों के साथ ग्रेजुएट होकर किसी गिल्ड में शामिल हो, लेकिन अगर कोई स्टूडेंट बदकिस्मत निकला और टीम से निकाल दिया गया तो उसका करियर लगभग खत्म माना जाता है। यही बाई के पिता के साथ हुआ था और इसीलिए वह हमेशा के लिए सी रैंक पर अटके हुए हैं। अपनी मौजूदा स्थिति को देखते हुए बाई समझता है कि अकेले बीस्ट से लड़ते हुए उसकी स्टैमिना और भी ज्यादा जलेगी। इसके अलावा वह पहले से ही थका हुआ है। तभी अचानक एक और वुल्फ पैक कहीं से आ धमकता है। वह अपनी जेब में छुपी एक चाल का इस्तेमाल करने का फैसला करता है। वह भागने लगता है और वुल्व्स उसके पीछे दौड़ते हैं। वह उन्हें एक जंगल की ओर ले जाता है जहां वह कई पेड़ काटकर अपने और उनके बीच थोड़ा स्पेस बना लेता है। यह डिस्टर्बेंस जंगल में रहने वाले बीस्ट यानी क्लाउड पाइथन को आकर्षित करता है। अब बाई को वुल्व्स के साथ साथ पाइथन्स से भी निपटना है। इस मुश्किल स्थिति से निकलने के लिए बाई अपना आगे का प्लान शुरू करता है। वह एक जबरदस्त एक्सप्लोजन करता है, उम्मीद करते हुए कि इससे वह खास बीस्ट जाग जाएगा जिसकी उसे अपने प्लान के लिए जरूरत है। उसकी योजना पूरी तरह काम कर जाती है और सोया हुआ फ्रॉस्ट बेयर गुस्से में गरजता हुआ बाहर निकल आता है। बेयर रेज स्टेट में चला जाता है और अपनी नजर के सामने आने वाली हर चीज पर हमला करने लगता है। वुल्व्स और पाइथॉन्स दोनों उसके गुस्से से नहीं बच पाते और वह उन्हें पटक पटक कर मारने लगता है। बेयर उन्हें धक्का दे देकर उड़ा रहा होता है और बाई पीछे से क्लीन अप करता जा रहा होता है, जिससे उसे ढेर सारे एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलते हैं। बाई यही टैक्टिक दोहराता रहता है। पाइथन फैंग्स और वुल्फ फैंग्स भी जमा करता है। बाई बीस्ट्स की कमजोरी उनके खिलाफ इस्तेमाल करता है। उसे पता है कि वे बेहद अग्रेसिव हैं, लेकिन उनके पास दिमाग नहीं होता। वे पूरी तरह ब्रूट फोर्स पर चलते हैं। बेयर को वुल्व्स और पाइथन्स के खिलाफ इस्तेमाल करके बाई अपनी स्टेमिना बचा पाता है, लेकिन फिर भी अगर उसे एक्सपीरियंस पॉइंट्स चाहिए तो फाइनल हिट उसे ही लगाना होता है। कुछ मिनट लड़ने के बाद बाई पूरी तरह थक जाता है। वह अपने प्लान के अगले फेज पर जाने का फैसला करता है। जैसे ही पूरे बीस्ट्स उसके सामने लाइन में आ जाते हैं, वह आइस फ्लोर पर वार करता है और उसे तोड़ देता है, जिससे कई बीस्ट्स नीचे गिरकर मर जाते हैं। लड़ाई शुरू होने से ही वह अपने टेरेन को एनालाइज कर रहा था ताकि उसके फायदे और नुकसान का अंदाजा लगा सके। उसे पता चल चुका था कि वे किसी साधारण जमी हुई झील पर नहीं बल्कि दो क्लिफ्स के बीच टंगी एक आइस ब्रिज पर लड़ रहे हैं। उसकी यह शानदार योजना लगभग सारे बीस्ट्स को एक ही बार में खत्म कर देती है। ये थक चुका है, लेकिन उसे अभी भी फ्रॉस्ट बेयर और वुल्फ पैक के बचे कुचे सदस्यों से निपटना है। सिस्टम उसे एक नया टाइटल देता है, 1 अगेंस्ट 100। इस टाइटल की वजह से जब भी वह मल्टीपल एनिमीज से लड़ता है उसकी स्टैट्स 10% तक बढ़ जाती हैं। लेकिन बेई अभी फ्रॉस्ट बेयर को लेकर ज्यादा चिंतित नहीं है। उसे पता है कि हर केव में एक फाइनल बॉस होता है और वह पहले से ही उसके प्रकट होने की उम्मीद कर रहा था। उसने इतनी तबाही मचा दी है कि बॉस का आना तो तय है। वह बस सोचता है कि अभी तक वह सामने क्यों नहीं आया। अचानक पूरा क्षेत्र एक आइस स्पेल से घिर जाता है। वह प्रतिक्रिया दे पाता उससे पहले ही स्पेल उसे और उसके सामने मौजूद बीस्ट्स को जकड़ लेती है। बाई को समझ आता है कि उसकी सोच गलत थी। फाइनल बॉस पहले ही जाग चुका था, लेकिन वह सही मौके का इंतजार कर रहा था।
जब बाई और बाकी बीस्ट्स सब थके हुए और घायल हों, ताकि एक ही वार में सब पर काबू पा सके। बाई और सारे बीस्ट्स एक ही जगह पर ठूंसे हुए हैं, जिससे स्पेल से बचना लगभग नामुमकिन हो जाता है। बाई हिलने की कोशिश करता है, लेकिन स्पेल पहले से ही उसे पकड़ चुकी है। उसकी टांगें जम चुकी हैं और उसे एहसास होता है कि यह आइस ब्रिज भी बॉस के जाल का हिस्सा थी। फाइनल बॉस ने सब कुछ पहले से ही सेट कर रखा था, ताकि सही वक्त पर प्रकट होकर एक झटके में सारी मेहनत का फल ले सके। अब बेई पर यह सच्चाई पूरी तरह साफ हो जाती है कि केव का फाइनल बॉस एक इंटेलिजेंट प्राणी है। इस केव का फाइनल बॉस कंगलिन डीमन मंकी है और उसके साथ कुछ दूसरे एप्स उसकी गार्ड के रूप में मौजूद हैं। बाई के शरीर का लगभग हर हिस्सा बर्फ में ढका हुआ है, जिससे वह हिल भी नहीं पा रहा, जबकि डीमन मंकी चेहरे पर एक दुष्ट मुस्कान लिए खड़ा है। असल में यह केव एक हाई रिस्क केव के रूप में वर्गीकृत है, जिसे चुनौती देने के लिए कई ई रैंक वॉरियर्स की जरूरत होती है। शरीर पूरी तरह जम जाने की वजह से बाई को डर है कि वह हाइपोथर्मिया का शिकार हो सकता है, जो उसकी मौत का कारण बन सकता है। मंकी बॉस अपना हाथ उठाकर बाई की ओर इशारा करता है। अपने मंकीज को आदेश देता है कि वे इनकैपेसिटेटेड बाई पर हमला करें। खुद को फंसा हुआ महसूस करके बाई पैरी स्किल का सहारा लेता है, क्योंकि पैरी स्किल के लिए अटैक के लैंडिंग मोमेंट पर करेक्ट टाइमिंग की जरूरत होती है। बाई आखिरी पल तक इंतजार करता है। वह पैरी स्किल के साथ शैटर स्किल एक्टिवेट करता है, आइस को तोड़कर इनकमिंग अटैक को ब्लॉक कर देता है। हालांकि बाई अस्थायी रूप से स्थिति से बाहर निकल गया, उसे पता है कि वह मुसीबत में है, क्योंकि उसने स्टैमिना का बड़ा हिस्सा खर्च कर दिया है। शैटर स्किल तब एक्टिवेट होती है जब अवेकनर किसी कंट्रोल इफेक्ट से बाहर आने के लिए अपनी सारी एनर्जी का उपयोग करता है, लेकिन इससे स्टैमिना बहुत तेजी से घटता है। बेई समझ जाता है कि डीमन मंकी अपनी अल्टीमेट स्किल फिर से इस्तेमाल करने में समय लेगा और उसे मंकी को उसी से पहले मारना होगा। तभी डीमन मंकी आइस बेयर्स और वुल्व्स को बाई पर हमला करने का आदेश देता है। चूंकि न्यूक्लियर एलिमेंट को क्लाउड एलिमेंट के सामने फलने फूलने में दिक्कत होती है, बाई जानता है कि उसकी जीत की संभावना कम है, उसकी स्टैमिना कम है और वह थक चुका है। डीमन मंकी एक सच्चे विलन की तरह दूर बैठा अपने मिनियंस को आदेश देता जाता है। बाई जानता है कि अगर और बीस्ट्स आ गए तो उसका अंत निश्चित है। वह रास्ता सोच ही रहा होता है, तभी एक मंकी बीस्ट क्लब लेकर उस पर हमला करता है। बाई किसी तरह अटैक ब्लॉक कर पाता है, लेकिन पीछे फिसलकर आइस फ्लोर पर घुटना घसीटते हुए रुकता है, शॉर्ट सोर्ड से खुद को बैलेंस देने की कोशिश करता हुआ। अचानक हुए अटैक से उसकी बची खुची ताकत भी खत्म हो जाती है, जिससे उसकी स्थिति और खराब हो जाती है। आइस बेयर्स रुकते नहीं, वे लगातार गरजते हुए बाई को मानसिक रूप से कमजोर करते जाते हैं। उनमें से एक बेयर बाई की ओर आइस बोल्डर फेंकता है, जिसे बाई काट देता है, लेकिन ठंड की वजह से उसकी स्टैमिना लगभग 0 हो चुकी है। जैसे ही डीमन मंकी समझ जाता है कि बाई लगभग ड्रेन्ड है, वह एक और अल्टीमेट स्किल आइस स्टॉर्म छोड़ देता है। बाई शॉक में है, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि डीमन मंकी की अल्टीमेट स्किल का कूलडाउन इतना तेज होगा। इनकमिंग अटैक देखते ही उसकी आंखों में दहशत भर जाती है। उसे याद आता है कि अपने पिछले जीवन में लाइफ और डेथ स्थितियों में उसकी इंस्टिंक्ट्स विकसित हुई थीं, जो उसे सही मौके पहचानने में मदद करती थीं। बाई समझ जाता है कि उसकी वर्तमान स्थिति में उसके पास केवल 2 विकल्प हैं, या तो वह यहीं रहकर लड़ता रहे, लेकिन स्टैमिना 0 होने और लगातार डैमेज मिलने की वजह से वह निश्चित ही मर जाएगा। दूसरा विकल्प है भाग जाना। बाई बिना समय गंवाए विकल्प 2 चुनता है और क्लिफ से कूदता है, लेकिन डीमन मंकी उस पर आइस स्पेल फेंकता है, जो उसके पैरों को जकड़ देता है, जिससे वह बैलेंस खोकर सीधे नीचे गिर जाता है। बर्फ में जकड़ा हुआ बाई नीचे नदी में क्रैश कर जाता है। जब वह अपनी जान बचाने की जद्दोजहद में लगा है, घर पर उसकी माँ उसके कमरे में आती है। वह सोचती है कि बाई अभी भी सो रहा है, लेकिन शॉक होती है जब कमरा खाली मिलता है। बाई पिछले दिन यानी शुक्रवार को घर छोड़कर गया था और अब शनिवार है। माँ कमरे में खोजकर एक नोट पाती है, जिसमें बाई ने लिखा है कि वह एक दोस्त के घर गया है। बाई अपनी माँ से कहता है कि वह चिंता न करे, लेकिन नोट पढ़कर वह और ज्यादा चिंतित हो जाती है, क्योंकि वह जानती है कि उसका बेटा ऐसा होता तो पहले ही बता देता। वह सोचती है कि लड़का आखिर कर क्या रहा है, क्योंकि घर लौटने के बाद से वह पूरी तरह अलग व्यवहार कर रहा है। वह बेचैनी और चिंता में डूबी रहती है। दूसरी ओर डंजन में बेई किसी तरह गिरने से बच तो गया, लेकिन क्लिफ से कूदना उसका प्लान भी था। उसे याद आता है कि जब उसने आइस ब्रिज तोड़ी थी, तब लगभग 100 बीस्ट्स नदी में गिरे थे, लेकिन उसे केवल 40 बीस्ट्स का रिवॉर्ड मिला था, जिसका मतलब है कि बाकी जीवित बच गए। बाई दर्द से खांसते हुए ठंडे पानी से बाहर घसीट कर निकलता है। बच जाने के बावजूद उसकी स्टैमिना लगभग खत्म हो चुकी है। वह खून बहा रहा है, तापमान कम होने की समस्या झेल रहा है और बेहद कमजोर हालत में है। इसके अलावा वह इतनी ऊंचाई से गिरने के कारण गंभीर रूप से घायल भी है। इसमें कोई शक नहीं कि बाई आई
अपनी सीमा पर पहुंच चुका है। जमीन पर पड़े हुए वह सोचता है कि क्या सच में वह अपनी सीमा पर पहुंच चुका है। इससे पहले कि वह कुछ समझे, वह आइस बेयर्स से घिर जाता है जो उसे खत्म करने के लिए तैयार हैं। जैसे जैसे बीस्ट्स करीब आते जाते हैं, बाई गहरी यादों में खो जाता है। उसे डिवाइन कोर के साथ बिताए पल याद आते हैं, टीममेट्स, लड़ाइयाँ और वह सब जो उसके काम का हिस्सा था। उसे अपनी माँ का ध्यान रखना भी याद आता है। इसी के साथ उसे अपने पिता की क्रूरता और उस धोखेबाज की याद आती है जिसने उसे बिट्रे किया। उसके दिमाग में एक आवाज गूंजती है, यह अंत है। यह आवाज बाई को अपनी मुट्ठियां बांधने पर मजबूर करती है, क्योंकि वह तय कर चुका है कि यह अंत नहीं होगा। वह खड़ा होने की कोशिश करता है और जैसे ही आइस बेयर उसे खत्म करने के लिए आता है, बाई अपना हाथ उठाकर बेयर के दांतों को जकड़ लेता है ताकि वह बंद न हो सकें। बाई ठान चुका है कि उसके पिछले जीवन की नकारात्मक और दुखद चीजें अब नहीं दोहराई जाएंगी। वह एक बार मर चुका है, सब कुछ खो चुका है, लेकिन इस बार वह सब बदलने का इरादा रखता है। बाई आइस बेयर को पटक कर दूर फेंक देता है। वह ठंडी सांस छोड़ता है और अपनी शॉर्ट स्वॉर्ड उठा लेता है। उसकी यह हताश कोशिश उसके अंदर कुछ ट्रिगर कर देती है जो क्लास एडवांसमेंट की ओर धकेल सकती है। बाई दोबारा खड़ा होता है और उसके शरीर के चारों ओर पीली ऑरा घूमती है, जबकि वह मॉन्स्टर्स से घिरा हुआ है। ऐसा डंजन सोलो करके खुद को खतरे में डालने का कारण यह है कि बाई अपने पुराने जीवन का वह एहसास महसूस करना चाहता है। वह निराशा जिसमें एड्रेनलिन शरीर में बहती थी, जिससे एडवांसमेंट ट्रिगर होती थी। हालांकि बाई लगभग मरने वाला था, फिर भी वह क्लास एडवांसमेंट की कंडीशन पूरी नहीं कर पाता। लेकिन उसकी जगह उसे एक नया स्किल मिलता है, न्यूक्लियर होली सोर्ड्समैन। यह एक अल्टीमेट स्किल है और अपने समय से काफी आगे की शक्ति है। उसे क्लास एडवांसमेंट नहीं मिला, लेकिन यह स्किल उसके भविष्य के लिए बहुत उपयोगी है। इस स्किल के साथ और एड्रेनलिन उसके शरीर में दौड़ते हुए बाई ऑरा और एनर्जी से भर जाता है। वह अपनी सोर्ड बीस्ट्स की ओर तान कर कहता है कि अब समय आ गया है कि वह सबको मिटा दे। एक बीस्ट आगे बढ़ता है और बाकी उसका पीछा करते हैं। बाई शांत खड़ा रहता है और अपनी शॉर्ट सोर्ड तैयार रखता है। जैसे ही वे पास आते हैं, बाई एक घूमता हुआ खतरनाक स्पीड अटैक अनलीश करता है जिसे सैंक्चुरी कहा जाता है। यह अटैक एक ही स्लैश में आसपास के सभी बीस्ट्स को काट कर रख देता है। नोटिफिकेशंस पॉपअप होती हैं, बताती हैं कि उसने आइस बेयर्स, फॉरेस्ट वुल्व्स और एक्सपीरियंस पॉइंट्स हासिल कर लिए। सारे मॉन्स्टर्स को साफ करने के बाद उसे आइटम्स मिलते हैं, आइस फील्ड बीस्ट हाइड, प्राउड बेयर बोन और ब्लड टूथ। सैंक्चुअरी स्किल उसकी थकान साफ करती है और स्टैमिना रिस्टोर करती है। इसके अलावा बाई को एक अपग्रेड मिलता है, आइस फील्ड वॉन्डरर। यह क्लाउड एलिमेंट क्रीचर्स के खिलाफ रेजिस्टेंस देता है, साथ ही 100 डैमेज रिडक्शन भी। यही चीज उसे अपनी वर्तमान स्थिति में चाहिए। बाई क्लिफ के ऊपर देखता है और वादा करता है कि वह वापस आएगा और बाकी बीस्ट्स, जिनमें बॉस भी शामिल है, को खत्म करेगा। एक्सपीरियंस पॉइंट्स के फ्लड की वजह से बाई ई क्लास लेवल 9 तक अपग्रेड हो जाता है। वह तुरंत आइस फील्ड वॉन्डरर का इफेक्ट एक्टिवेट करता है ताकि वह ठंड का असर झेल सके। सैंक्चुरी स्किल उसे मिलने वाले डैमेज को स्टोर करने और फिर एक साथ ग्रुप एनिमीज पर रिलीज करने की क्षमता देती है, लेकिन यह केवल तब संभव है जब उसने काफी डैमेज अब्सॉर्ब किया हो। फिर भी बाई थैंकफुल है कि इस स्किल ने उसकी स्टैमिना रिस्टोर कर दी। बाई को याद आता है कि उसे सब काम जल्दी खत्म करके घर लौटना है, इससे पहले कि उसकी माँ चिंता करना शुरू करे। बाई चट्टान पर चढ़ता है और डीमन मंकी बॉस के महल की ओर बढ़ता है। डीमन मंकी कई आइस बीस्ट से घिरा हुआ है, लेकिन बाई परवाह नहीं करता और सीधा महल में घुस जाता है। कुछ और बीस्ट्स को खत्म करने के बाद बाई अब ई क्लास के आखिरी लेवल यानी लेवल 10 पर पहुंच चुका है। उधर अब रात के 11 बज चुके हैं और घर पर बाई की माँ बहुत चिंतित है। उसने खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर रखा है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा कि उसका बेटा कहाँ है। वह प्रार्थना करती है कि उसका बेटा जहाँ भी हो सुरक्षित हो। अब बॉस के महल में बाई उन आइस बेयर्स को खत्म करता है जो महल के गार्ड्स की तरह खड़े हैं, और फिर उसे बॉस के पर्सनल गार्ड्स यानी डरावने मंकीज से लड़ना पड़ता है। मंकी बॉस डरा हुआ नहीं दिखता और अपने गार्ड्स को बाई को खत्म करने का आदेश देता है। एक मंकी बाई पर झपटता है, लेकिन बाई बस उसका वार रोकता है और आसानी से उसे बीच से 2 हिस्सों में काट देता है। मंकी बॉस यह देखकर समझ जाता है कि हालात उसके लिए गंभीर हो सकते हैं। वह गुस्से में अपनी अल्टीमेट स्किल आइस स्टॉर्म असॉल्ट छोड़ता है, लेकिन बाई पर इसका जरा भी असर नहीं होता क्योंकि वह पहले ही नई स्किल की वजह से इम्यून हो चुका है। बाई फिर सीधा मंकी बॉस की तरफ झपटता है और घबराहट में बॉस अपना स्टाफ उठाता है। वह एक स्पेल एक्टिवेट करता है जिससे स्टाफ पर लगा जूल चमकने लगता है। इससे बाकी मंकीज हाइपर मोड में चले जाते हैं, लेकिन बाई उन्हें किसी खतरे के रूप में नहीं देखता। वह उन्हें सिर्फ उन बीस्ट्स के रूप में देखता है जिन्हें मारकर उसे डी क्लास तक पहुंचना है। बाई उन सबको ऐसे काटता है जैसे वे कुछ भी न हों
और फिर मंकी बॉस का एक हाथ काट कर अलग कर देता है। मंकी बॉस दर्द से चीखता है और अपने बहते खून को देखता रह जाता है। इससे पहले कि वह कुछ और कर पाए, वह बई को डेथ स्टेयर के साथ अपने सामने खड़ा देखता है। बई उसके शरीर पर कई कट्स की बौछार कर देता है और अंत में उसे हरा देता है। नोटिफिकेशन आता है कि बाई ने सफलतापूर्वक डी क्लास क्लाउड एलिमेंट यूजर किंग ऑफ द एज्योर फॉरेस्ट को हरा दिया है। इसकी वजह से बाई को 8000 एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलते हैं। बाई डी क्लास न्यूक्लियर वॉरियर में भी एडवांस हो जाता है। इसके बाद उसे पता चलता है कि वहां कुछ आइटम्स पड़ी हैं जिन्हें वह उठा सकता है। क्लाउड एलिमेंट स्किल्स का इस्तेमाल करने वाले दुश्मन से लड़कर जितने एक्सपीरियंस पॉइंट्स उसने जमा किए हैं, उसकी वजह से सिस्टम बताता है कि एक नया प्रोफेशन अवेकन होने वाला है। बाई यह देखकर हैरान रह जाता है क्योंकि वह इसे पूरी तरह भूल चुका था। तभी उसके शरीर से लाल और नीली ऑरा निकलने लगती है। वह क्लाउड एलिमेंट मेज प्रोफेशन अवेकन कर लेता है और इसके साथ वह कभी भी प्रोफेशन स्विच कर सकता है। बाई खुश है कि उसने रेड प्रोफेशन अवेकन किया, चाहे वह अभी भी ई क्लास ही क्यों न हो। वह इसलिए उत्साहित है क्योंकि न्यूक्लियर क्लास जहां 100% बोनस देता है, वहीं रेड क्लास 200% बोनस देती है। इसमें कोई शक नहीं कि रेड क्लास की ताकत उसकी करंट क्लास के लगभग बराबर है। बाई फिर मेज वेपन स्टोन ऑफ मैजिक उठा लेता है। उसे एक मैजिक पाउच भी मिलता है जिसमें अधिकतम 20 आइटम्स रखे जा सकते हैं। जब वह लूट इकट्ठा करने में लगा होता है, बाकी बचे जिंदा बीस्ट्स सिर्फ देख ही सकते हैं। लूट खत्म करने के बाद बाई ऊपर देखता है और समझता है कि कुछ बीस्ट्स अभी भी जिंदा हैं और क्योंकि उसने अभी नया प्रोफेशन अवेकन किया है, वह उन्हें आजमाने का सोचता है। वह मेज मोड में स्विच करता है और उसकी आंखों से लाल ऑरा निकलती है जैसे ही वह उन बीस्ट्स को नष्ट करने की तैयारी करता है। अब अगली सुबह 5 बाई की माँ ने पूरी रात एक पल भी नहीं सोया। वह लिविंग रूम में बैठी है और उम्मीद कर रही है कि उसका बेटा लौट आए। तभी दरवाजा खुलता है और आवाज सुनते ही वह तुरंत खड़ी हो जाती है, यह देखने के लिए कि क्या वह उसका बेटा है। बाई घर में प्रवेश करता है, मुस्कुराते हुए और अपनी माँ से माफी मांगते हुए कि उसने उसे चिंता में डाल दिया। उसकी माँ एक पल भी गंवाए बिना उसके पास दौड़कर आती है और उसे कसकर पकड़कर रोने लगती है। बाई यह देखकर हैरान रह जाता है कि उसकी माँ पूरी रात उसका इंतजार करती रही और उसने खाना भी नहीं खाया। तभी बाई अपनी माँ से कहता है कि उसके पास एक अच्छी खबर है। डंजन से निकलते समय बाई बहुत से कीमती आइटम्स इकट्ठा कर पाया और यह सब उस मैजिक पाउच की वजह से है जो उसे मिला था। पाउच के अंदर उसका वेपन भी है। डंजन से निकलने के बाद वह एक और ब्रोकर से मिलता है। ब्रोकर और के लिए 800 की कीमत लगाता है, लेकिन बाई उसे 8000 की काउंटर ऑफर देता है। ब्रोकर यह सुनकर शॉक्ड हो जाता है कि बाई और के लिए इतनी बड़ी रकम मांग रहा है। बाई उससे बहस नहीं करता, बस और उसके हाथ से छीनता है और कहता है कि वह जा रहा है। मजबूर होकर ब्रोकर अपनी बोली 2000 तक बढ़ा देता है, लेकिन बाई फिर से 5000 मांगता है। ब्रोकर 3000 की पेशकश करता है और कहता है कि यही उसकी अंतिम कीमत है। जैसे ही वह यह कहता है, बाई कीमत बढ़ाना शुरू कर देता है और देखते ही देखते कीमत 7000 तक पहुंच जाती है। ब्रोकर अब भी आर्ग्यू कर रहा होता है और सोचता है कि बाई कीमत क्यों बढ़ाता जा रहा है। आखिर में उसे समझ आता है कि बाई रुकने वाला नहीं, तो वह तुरंत 7000 पर उसे रोकता है और ओआर को 7000 में खरीदने के लिए तैयार हो जाता है। चूंकि बाई अपने पिछले जीवन में ब्रोकर्स के साथ डील कर चुका है, उसे पता है कि उनसे कैसे निपटना है और ये बेचकर मिले पैसों से वह एक अपार्टमेंट किराए पर लेता है और अपनी माँ को वहां ले जाता है। अपने पिछले जीवन में उसकी माँ एक के बाद एक मुसीबत में फंसी रही थी, लेकिन इस जीवन में बाई सिर्फ इतना चाहता है कि वह अपनी माँ की देखभाल करे और उसे आराम दे। बाई अपनी माँ के सामने ही अपार्टमेंट का सौदा फाइनल करता है, जिससे वह रकम सुनकर हैरान रह जाती है। उसी रविवार को शाम 8 बजे तक बाई और उसकी माँ नए किराए के अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाते हैं। बाई खुश है कि उसे अपनी माँ को मुस्कुराते हुए देखने का मौका मिला, क्योंकि उसे याद नहीं कि आखिरी बार उसने उसे ऐसे कब मुस्कुराते देखा था। हालांकि बाई ने नया अपार्टमेंट किराए पर ले लिया है और वह ई से डी क्लास तक ऊपर आ चुका है। वह जानता है कि वह अपने पिता की वजह से लापरवाह नहीं हो सकता। वह पहले यह सुनिश्चित करना चाहता है कि अपने पिता वाली समस्या पूरी तरह सुलझा ले, फिर अपने असली लक्ष्य पर पूरी तरह ध्यान देगा। बाई अपने दाहिने हाथ पर एक मैजिक स्टोन पहनता है जो एरिया ऑफ इफेक्ट मैजिक को 50% तक बढ़ा देता है। उसी समय होंग बहुत सख्त ट्रेनिंग कर रहा है, अपनी लिमिट से आगे बढ़ने की कोशिश करते हुए। वह बिना रुके एक लैबिरिंथ से दूसरे लैबिरिंथ में कूद रहा है। उसकी बहन उसे आराम करने के लिए मनाने की कोशिश करती है, लेकिन वह उसका हाथ झटक देता है। होंग तैयार है कुछ भी करने के लिए, बस उसे सबसे ऊपर बने रहना है। दूसरी ओर
एक और अनजान व्यक्ति न्यूली अवेकेंड छात्रों की सूची देख रही है। उसे निराशा होती है कि नए अवेकेंड में कोई एक्सेप्शनल टैलेंट नहीं है। अगली सुबह 7:30 बजे बाई की माँ ने उसके लिए खाना तैयार कर रखा है। बाई यह देखकर चौंक जाता है कि वह देर हो रहा है। वह अपनी माँ से पूछता है कि उसने उसे उठाया क्यों नहीं, तो उसकी माँ जवाब देती है कि वह अच्छी तरह सो रहा था और वह उसकी नींद खराब नहीं करना चाहती थी। वह उसका सिर सहलाते हुए कहती है कि वह धीरे धीरे खाए। अपनी माँ के इस सुकून देने वाले व्यवहार से बाई शांत हो जाता है। उसे एहसास होता है कि उसे आराम से सोए हुए बहुत समय हो चुका है। इसके अलावा उसे बिना जल्दबाजी के नाश्ता किए भी बहुत समय हो गया है। तभी उसकी माँ उससे पूछती है कि क्या उसे कुछ चाहिए, जैसे कोई खिलौना या किताब। बाई हैरान हो जाता है कि उसकी माँ अचानक उसे गिफ्ट देने की बात क्यों कर रही है। तभी उसकी माँ उसे याद दिलाती है कि अगला शुक्रवार यानी 5 जून उसका जन्मदिन है। बाई को एहसास होता है कि उसकी माँ सही कह रही है, लेकिन उसने बहुत समय से अपना जन्मदिन मनाया ही नहीं, इसलिए वह पूरी तरह भूल गया था। उसके पिछले जीवन में जब उसकी माँ की मौत हो गई तो किसी ने उसका जन्मदिन मनाना बंद कर दिया और धीरे धीरे वह खुद भी इसे भूल गया। खाना खाते हुए बाई सोच में पड़ जाता है कि उसे क्या चाहिए। वह उलझन में है क्योंकि जो चीजें वह सच में चाहता है उनमें से ज्यादातर उसके पास पहले ही हैं। उसका अगला और सबसे जरूरी लक्ष्य है उस ट्रेटर को मारना, जिसकी वजह से उसकी और उसकी पूरी टीम की मौत हुई। जब बाई उस दिन स्कूल पहुंचता है, उसे पता चलता है कि वे कॉम्बैट सिमुलेशन की तैयारी शुरू करने वाले हैं। टीचर नए अवेकेंड छात्रों के सामने सख्त अंदाज में खड़ा होकर कॉम्बैट सिमुलेशन के बारे में बताता है। वह समझाता है कि यह एकेडमी मिडिल स्कूल डिवीजन है जो डिवाइन गिल्ड की निगरानी में है। वह उन्हें बताता है कि गिल्ड उनके हर कदम पर नजर रखेगा और डिवाइन गिल्ड को प्रभावित करने का सबसे अच्छा तरीका कॉम्बैट सिमुलेशन है। वह छात्रों को बताता है कि कॉम्बैट सिमुलेशन ही उनका ग्रेजुएशन असेसमेंट होगा और इसे लाइव ब्रॉडकास्ट भी किया जाएगा। टीचर कहता है कि सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले स्टूडेंट को हाई स्कूल डिवीजन के साथ ट्रेनिंग कैंप में भाग लेने का मौका मिलेगा। ट्रेनिंग कैंप साल में सिर्फ एक बार होता है और डिवाइन गिल्ड से संपर्क बनाने का यह सबसे अच्छा मौका है। स्कूल आमतौर पर मिडिल और हाई स्कूल के सबसे अच्छे छात्रों को चुनता है ताकि वे साथ में शंघाई नेशन जाएं, जहां डिवाइन गिल्ड का मुख्यालय स्थित है। बाई को शंघाई नेशन याद है क्योंकि वहीं उसकी मुलाकात अपने मास्टर से हुई थी और वहीं वह ट्रेटर पैदा हुआ था। हालांकि ट्रेटर कभी उसके मास्टर से नहीं मिला क्योंकि वह बाई के बाद डिवाइन कॉर्प्स में शामिल हुआ था। बाई जानता है कि उसे असेसमेंट में उच्च अंक हासिल करने होंगे ताकि वह ट्रेनिंग कैंप में जा सके। उसे वर्तमान में ट्रेटर को ढूंढने के अधिक अवसर मिलेंगे। पता चलता है कि सिमुलेशन बैटल आने वाले शुक्रवार को है, यानी 4 दिनों बाद। कुछ छात्र कॉम्बैट सिमुलेशन को लेकर उत्साहित हैं, जबकि 4 आइज और स्पेक्स जैसे लोग चिंतित हैं क्योंकि सिमुलेशन एक असली लैबिरिंथ में होता है। तभी टीचर ट्रेनिंग रूम की ओर इशारा करता है जहां वे पहली ट्रेनिंग सेशन करने वाले हैं, फिजिकल कंडीशनिंग। यह ग्रेविटी रूम है जहां सभी को 10 सेट शटल रन से शुरुआत करनी है। अचानक बेई अपने टीचर के पास जाकर कहता है कि वह रिकमेंडेड ट्रेनिंग रूम का उपयोग नहीं करना चाहता। यह सुनकर टीचर और छात्र दोनों चौंक जाते हैं। टीचर बाई से कहता है कि सिर्फ होंग को हराने से वह खुद को बहुत ऊपर न समझे। टीचर को लगता है कि बई ट्रेनिंग स्किप करना चाहता है, लेकिन बई उसे बताता है कि वह एक अत्यधिक स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग चाहता है। टीचर उलझन में पड़कर पूछता है कि क्या बई यह संकेत दे रहा है कि उसकी ट्रेनिंग मेथड में समस्या है। बई बताता है कि फिजिकल कंडीशनिंग लगभग हर अवेकनर क्लास के लिए आवश्यक है, यानी ग्रेविटी रूम बुरा विकल्प नहीं है। हालांकि बाई मानता है कि शटल रन असैसिन और वॉरियर जैसी क्लासेस के लिए अच्छा है जिन्हें स्पीड और कोऑर्डिनेशन चाहिए, लेकिन सभी को इसकी जरूरत नहीं। वह टीचर को बताता है कि मेज और चांटर जैसी क्लासेस एलिमेंट रूम में ट्रेन करने के लिए बेहतर हैं। वह आगे कहता है कि सभी छात्रों को अलग अलग तरह के ट्रेनिंग मेथड्स मिलने चाहिए क्योंकि क्लासेस के उपयोग सभी के लिए अलग हैं। टीचर यह सुनकर कहता है कि बाई उसे उसका काम सिखाने की कोशिश कर रहा है। ची यह बातचीत सुनती है और शॉक में पड़ जाती है। उसे एहसास होता है कि बेई जिस ट्रेनिंग मेथड की बात कर रहा है वही मेथड डिवाइन कॉर्प्स के ट्रेनिंग ऑफिसर मिस्टर डोंगयांग ने प्रस्तावित की थी। यह एक नई मेथड है और अगर उसके पिता वीडियो टेप घर न लाते तो वह भी इसके बारे में नहीं जानती। ची अवाक रह जाती है कि बाई और डोंगयांग एक ही मेथड के बारे में सोच रहे हैं। स्पेक्स बाई से कहता है कि टीचर को ब्लंट फीडबैक देकर उनकी भावनाएं आहत न करे क्योंकि वह स्कूल का सबसे अथॉरिटेटिव ट्रेनर है। लेकिन टीचर गुस्सा होने के बजाय बाई के कंधे पर हाथ रखकर मुस्कुराता है और कहता है कि ट्रेनिंग मेथड रोचक है। टीचर फिर कहता है कि स्कूल में बहुत ज्यादा छात्र हैं, इसलिए हर व्यक्ति के लिए स्पेशलाइज्ड व्यवस्था करना
अभी संभव नहीं। वह बताता है कि कॉम्बैट सिमुलेशन छात्रों के जीवन और करियर को तय करेगा और अगर गलत तरीके से किया गया तो किसी का भविष्य खत्म हो सकता है। बाई को याद आता है कि पिछले जीवन में उसके खराब परिवार के बावजूद उसके टीचर्स उसका समर्थन करते थे। उन्हीं ने उसे ट्विस्टेड व्यक्ति बनने से बचाया। बाई टीचर की ओर देखकर कहता है कि वह ग्रेजुएशन परफॉर्मेंस में उसे निराश नहीं करेगा। टीचर उससे पूछता है कि वह अवेकन्ड न्यूक्लियर वॉरियर के रूप में कैसे ट्रेनिंग करने वाला है। बाई सुझाव देता है कि एलिमेंट रूम में एलिमेंटल सप्रेशन को मैक्सिमम लेवल पर कर दिया जाए। यह सुनकर टीचर और स्पेक्स दोनों शॉक हो जाते हैं। बाई झूठ बोलते हुए कहता है कि वह वॉरियर होने के बावजूद खुद को बैलेंस करना चाहता है ताकि वह अपनी कमजोरियों को चुनौती दे सके। वह यह कहकर मेज प्रोफेशन ट्रेन करने की बात छिपाना चाहता है। तभी ची यिन हाथ उठाकर टीचर से कहती है कि वह भी एलिमेंटल कंट्रोल का अभ्यास करना चाहती है। टीचर के पास मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं रहता और वह दोनों से कहता है कि वे जो चाहें करें, लेकिन फाइनल असेसमेंट में अपना बेस्ट दें। ची बाई के पास आकर साथ प्रैक्टिस करने का सुझाव देती है, लेकिन बाई उसे बताता है कि वह प्राइवेट रूम में ट्रेन करेगा। ची यह सुनकर हैरान होती है और कहती है कि बाई के रिजेक्शन ने उसे और मेहनत करने के लिए प्रेरित किया है। एलिमेंट रूम में ट्रेनिंग करते समय बाई को दिक्कत होती है क्योंकि वह अभी मेज प्रोफेशन में नया है, लेकिन वह कम समय में प्रोफेशन मास्टर्ड करने की योजना बना रहा है। इसके अलावा वह प्रोफेशन स्विचिंग छुपाना चाहता है क्योंकि स्कूल गॉड्स की सुपरविजन में है और स्टूडेंट्स की हर एक्टिविटी देखी जाती है। बाई नहीं चाहता कि वह गॉड्स के लिए जल्दी टारगेट बन जाए। इस बीच ची सिर्फ 1% एलिमेंटल सप्रेशन में ट्रेनिंग कर रही है और उसे लगता है कि वह ताकत में बाई के बराबर है। बाई भी अपने क्लासमेट्स से दूरी बनाए रखना चाहता है ताकि वह उन्हें सुरक्षित रख सके। उस दिन स्कूल के बाद स्पेक्स और उसका दोस्त बाई के पास पहुंचते हैं। वे उससे धीमे चलने को कहते हैं क्योंकि उसके साथ चलना मुश्किल है। असल में पिछले जीवन में वे तीनों सबसे अच्छे दोस्त थे क्योंकि वे सब वीक थे और बुलिंग झेलते थे। मिडिल स्कूल में उनके साथ बिताया समय ही बाई की एकमात्र खुशी थी, लेकिन इस जीवन में बाई बदला लेना चाहता है और उसे अपने क्लासमेट्स के साथ घुलने मिलने की जरूरत नहीं लगती। उनसे छुटकारा पाने के लिए वह अपनी बाइसिकल पर बैठकर चला जाता है। दोनों स्तब्ध रह जाते हैं क्योंकि वे हमेशा एक अटूट ट्रियो थे। स्पेक्स मानता है कि बेई अवेकनिंग के बाद पूरी तरह बदल गया है और अब आत्मविश्वासी दिखता है। कुछ देर बाद दोनों बाई के पास पहुंचते हैं जो उनका इंतजार कर रहा होता है। बाई स्पेक्स से कहता है कि जब भी समय मिले वह अपने लंग्स चेक करवाए। दोनों खुश हो जाते हैं कि बाई उनके साथ चलने वाला है, लेकिन बाई फिर कहता है कि वे बहुत धीमे हैं। वह फिर बाइसिकल पर बैठकर चला जाता है। पिछले जीवन में स्पेक्स अचानक लंग डिजीज से बीमार पड़ा था और गंभीर स्थिति के कारण उसकी मृत्यु हो गई। बाई चाहता है कि स्पेक्स इस जीवन में स्वस्थ और जीवित रहे, चाहे वे दोस्त न भी रहें। स्पेक्स मानता है कि बेई अंदर से अब भी वही है, बस बाहर से ठंडा दिखता है। शांघाई नेशन में रिक्रूट ट्रेनिंग ग्राउंड पर दो लोग नए रिक्रूट के बारे में बात कर रहे हैं जिसने डिवाइन गिल्ड में शामिल होकर अच्छा प्रदर्शन किया है। उस रिक्रूट के बाल उसी तरह के हैं जैसे उस ट्रेटर के जिसने बाई और उसकी टीम को बिट्रे किया था। उस शाम जब बाई घर लौटा, उसने अपनी माँ से कहा कि वह अकेले बाहर न जाए। वह उसे भरोसा दिलाता है कि वह हमेशा जल्दी घर लौटेगा और हर बार ग्रोसरीज लेकर आएगा। बाई चिंतित है क्योंकि वह जानता है कि यह वातावरण उसकी माँ के लिए अभी भी सुरक्षित नहीं है और उसे बेहतर जगह ले जाना होगा। अवेकेंड प्रिजन में लिंग पहले ही एक शेफ के साथ डील कर रहा है। अगले दिन जो मंगलवार है, बाई ने मेज की कार्यप्रणाली को समझना शुरू कर दिया है। उसे एहसास होता है कि की फैक्टर्स हैं कास्टिंग टाइम और आवश्यक एलिमेंटल पावर की गणना। जब वह ट्रेनिंग रूम को बुरी तरह हिला रहा है, उसके दोस्त शटल रन्स में बुरी तरह जूझ रहे हैं। ट्रेनिंग सेशन अगले दिन भी चलता है और उसके बाद स्पेक्स और उसका दोस्त बाई को डिनर के लिए बुलाते हैं, लेकिन वह इनकार कर देता है, कहते हुए कि उसे घर जल्दी जाना है। हालांकि वह उन्हें कुछ सलाह देता है, एक सीक्रेट टेक्निक जो आर्चर्स के लिए है। आर्चरी वाला स्टूडेंट यह सुनकर खुश हो जाता है। गुरुवार को स्पेक्स क्लिनिक जाता है और डॉक्टर उसे बताता है कि वह बहुत लकी है कि वह समय पर क्लिनिक आ गया। डॉक्टर उसे बताता है कि उसके लंग्स में एक पैरासिटिक ट्यूमर बढ़ रहा है और यह बहुत तेजी से फैलने वाला ट्यूमर है। डॉक्टर उसे सलाह देता है कि वह जल्द से जल्द बड़े अस्पताल में सर्जरी स्केड्यूल करे ताकि ट्यूमर हटाया जा सके। स्पेक्स डॉक्टर का धन्यवाद करता है और कहता है कि वह अपॉइंटमेंट जरूर लेगा। जैसे ही स्पेक्स डॉक्टर के ऑफिस से बाहर निकलता है, उसे याद आता है कि बाई ने ही उसे उसके फेफड़ों के बारे में चेतावनी दी थी। वह सोचता है कि बाई को कैसे पता था कि उसके लंग्स में कोई समस्या है। इससे बाई को लेकर
उसके मन में और रहस्य पैदा हो जाता है। तभी वह कुछ लड़कों को होंग के बारे में बात करते हुए सुनता है। पता चलता है कि होंग ई क्लास लेवल 4 तक पहुंच चुका है और सबको लगता है कि वह असेसमेंट में सबसे अच्छा प्रदर्शन करेगा। होंग के परिवार के पास एक प्राइवेट लैबिरिंथ है और होंग उसे इस्तेमाल करके लेवल अप कर रहा था। इसी तरह उनका परिवार उन्हें अपनी प्राइवेट आर्मी की तरह ट्रेन कर रहा है। यही वह समय है जब लड़कों की बात में एक ऐसा खुलासा होता है जो स्पेक्स का ध्यान खींच लेता है। पता चलता है कि होंग स्कूल के बाद बाई को सबक सिखाने वाला है और यह सब पिछले सप्ताह की घटना के कारण है। लड़के बताते हैं कि होंग बहुत गुस्से में है और वह बाई को मारने तक का इरादा रखता है। होंग ने खुद को आम भी कर लिया है ताकि वह ज्यादा खतरनाक और प्रभावी हो सके। स्पेक्स यह सुनकर समझ जाता है कि उसका दोस्त गंभीर खतरे में है। चिंता में डूबा स्पेक्स तुरंत हरकत में आता है। वह सोचता है कि बाई की मदद करना ही सबसे सही काम है। वह स्कूल के हॉलवे में दौड़ पड़ता है, सोचते हुए कि होंग बाई को हराने के लिए किस तरह की घटिया चालें चलेगा। उसे चिंता है कि होंग अपने गुंडों को भी बुला सकता है ताकि बाई को घेर कर मारा जाए। वह तायफ अचानक रुक जाता है और सोचता है कि भले ही वह दौड़कर वहां पहुंचे, वह कितना बेकार साबित होगा। वह पीछे हटना चाहता है, लेकिन उसे याद आता है कि बेई ने उसकी मदद की थी और इससे भी बढ़कर वह उसे अपना भाई मानता है। और इसी वजह से स्पेक्स तय कर लेता है कि अगर बाई की जान बचाने के लिए उसे मरना भी पड़े तो वह तैयार है। स्पेक्स स्कूल की आर्मरी की ओर जाता है और कमरे का ताला तोड़कर अंदर घुस जाता है। नियम तोड़ने के बावजूद बाई की मदद करने का विचार उसके दिमाग से नहीं निकलता। वह दरवाजा खोलता है और यह सोचकर अंदर दाखिल होता है कि चाहे वह मर भी जाए, उसे बेई को बचाना है। वह वेपन रैक की जांच करता है और एक बड़ी कुल्हाड़ी उठा लेता है। अचानक उसे पीछे से चियन की आवाज सुनाई देती है जो पूछती है कि वह आर्मरी में घुसकर क्या कर रहा है। स्पेक्स चुप रहना चाहता है, लेकिन चियन उसे दबाव देकर पूछती है कि आखिर क्या हुआ है, क्योंकि वह बुरी तरह जल्दबाजी में दिख रहा है। स्पेक्स चिल्लाकर कहता है कि उसे बेई आई की जान बचाने जाना है। इस बीच बाई महसूस करता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वह एक गली में पहुंचकर कहता है कि सामने आओ। तभी होंग तलवार हाथ में लिए सामने आता है, खतरनाक अंदाज में। वह बाई से कहता है कि वह पिछले हफ्ते के हिसाब चुकाने आया है। बाई पीछे मुड़कर दयनीय चेहरा बनाकर पूछता है कि क्या होंग सच में सोचता है कि उसके पास उसे हराने की क्षमता है। होंग जवाब देता है कि वह पूरी तरह आश्वस्त है। वह यह कहते ही अपनी स्किल एक्सेलरेट एक्टिवेट करता है और बाई की ओर झपटता है। होंग बताता है कि वह पिछले इंसिडेंट के बाद लगातार ट्रेनिंग कर रहा है। एक्सेलरेट के बाद वह एक और स्किल एक्टिवेट करके बाई के पीछे प्रकट होता है, लेकिन इसके पहले कि वह हमला कर सके, बाई तेजी से हट जाता है। जैसे ही मौका मिलता है, बाई होंग को पकड़कर जमीन में पटक देता है। होंग दर्द में चीख उठता है और उसे अंदाजा होता है कि बाई की अटैक पावर उससे कहीं ऊपर है। उसे यकीन नहीं होता कि यह संभव है। बाई उसे बताता है कि केवल वही नहीं, वह भी लगातार मजबूत हो रहा है। बाई बड़ी सफाई से डैगर निकालकर होंग के सिर के पास जमीन में मार देता है। होंग समझ जाता है कि उसने पहली बार जिस चीज को नजरअंदाज किया था वह यह थी कि बाई शक्ति और क्षमता में उससे बहुत आगे है। दोनों की उम्र समान है, लेकिन होंग समझ जाता है कि बाई एक ऐसा व्यक्ति है जिसे वह कभी पकड़ भी नहीं सकता। होंग यह देखकर शॉक में है कि बाई लेवल अप भी कर चुका है। वह चिल्लाकर पूछता है कि बाई किस लेवल पर है। होंग यकीन नहीं कर पाता कि बाई ने स्तर बढ़ाया है। वह पूछता है कि उसने यह कैसे किया। वह बताता है कि वह लेवल 4 तक पहुंचने के लिए कितना मुश्किल ट्रेनिंग करता रहा, लेकिन बाई फिर भी उससे तेज है। बाई बस मुस्कुराकर पूछता है, क्या तुम कभी मर चुके हो? होंग गले पर नाइफ रखते हुए कहता है कि वह चाहे तो उसे मार दे या यातना दे। उसे लगता है कि बाई उसे बहुत समय से नीचा दिखा रहा है और बाई मानता भी है, लेकिन बाई यह भी कहता है कि वह होंग से उतनी नफरत नहीं करता, बल्कि वह इम्प्रेस्ड है कि होंग ने अकेले उसका पीछा किया, न कि घात लगाकर हमला किया या अपने दोस्तों को बुलाया। बाई समझता है कि होंग सिर्फ अपनी ताकत का परीक्षण करना चाहता था। होंग चिल्लाकर कहता है कि उसे अभी मार डालो या फिर बाद में उसकी मौत का सामना करो। बाई फिर सोचकर कहता है कि वह अपनी बात वापस ले रहा है। अब उसे होंग से वाकई नफरत है। उधर स्पेक्स और ची पहुंच चुके हैं, लेकिन छिपकर देखते हैं। वे शौक में हैं कि बाई ने हालात अकेले ही संभाल लिए। वे देखते हैं कि बाई होंग पर बैठा है और होंग कोई प्रतिरोध नहीं कर रहा। बाई होंग से कहता है कि उसके पास उसके लिए एक डील है। वह उसे बताता है कि उसके पास मजबूत बनने का तरीका है, लेकिन बदले में होंग को उसके लिए कुछ करना होगा। अगले दिन शुक्रवार को असेसमेंट डे है। बाई और अन्य न्यूली अवेकेंड इकट्ठा होते हैं और टीचर घोषणा करता है कि अब कॉम्बैट सिमुलेशन शुरू करने का समय है। वह बताता है कि सिमुलेशन होने के बावजूद उन्हें असली लैबिरिंथ में उतरना होगा। हालांकि बैरियर ने ज्यादातर ताकतों को सील कर रखा है, लेकिन खतरा अभी भी मौजूद है। टीचर उन्हें उनकी क्षमता अनुसार लड़ने की सलाह देता है, क्योंकि लैबिरिंथ में खतरनाक
मॉन्स्टर्स हैं। छात्रों की सुरक्षा के लिए हाई स्कूल स्टूडेंट्स को नियुक्त किया गया है जो उन्हें गाइड करेंगे। वे कॉम्बैट में भाग नहीं लेंगे लेकिन खतरे की स्थिति में हस्तक्षेप करेंगे। टीम 4 से 5 छात्रों की होगी और एक सीनियर उनका लीडर होगा। छात्र ई क्लास और एफ क्लास डंजन में से चुनाव कर सकते हैं, लेकिन ई क्लास डंजन बहुत कठिन है और टीचर उन्हें सलाह देता है कि अगर उनके पास ताकत नहीं है तो ई क्लास में न जाएं। अगर चैलेंज में असफल हुए तो एकेडमिक क्रेडिट्स खो जाएंगे, जिससे चैलेंज का महत्व पता चलता है। फिर टीचर छात्रों से पूछता है कि जो ई क्लास डंजन लेना चाहते हैं वे हाथ उठाएं। 8 छात्र हाथ उठाते हैं, जिनमें ची यिन और होंग भी शामिल हैं। स्पेक्स यह देखकर हैरान है कि कुछ छात्र इतने पागल हैं कि ई क्लास डंजन लेने की हिम्मत कर रहे हैं। कुल 180 छात्रों में से 8 वॉलंटियर्स मिले हैं। बाकी छात्रों को एफ क्लास डंजन में रैंडम बांटा जाएगा। हालांकि ची नोटिस करती है कि बाई ने हाथ नहीं उठाया। तभी बाई टीचर के पास जाता है और कहता है कि वह स्कूल के डी क्लास स्पिरिट जेड डंजन को चैलेंज करना चाहता है। यह सुनकर सबके मुंह खुले रह जाते हैं। टीचर को लगता है कि वह पागल हो गया है, क्योंकि कोई भी सीधा डी रैंक डंजन पर नहीं जाता। छात्र भी सहमत हैं। उसी वक्त डीन भी आता है और कहता है कि डी रैंक डंजन छात्रों के लिए खतरनाक हैं, लेकिन बाई बीच में बोलकर डीन को याद दिलाता है कि स्कूल के नियम छात्रों को अपना स्तर चुनने देते हैं। चूंकि स्कूल का उद्देश्य डिवाइन कॉर्प्स के लिए प्रतिभा ढूंढना है, बाई पूछता है कि क्या डीन सच में उससे उसका मौका छीनना चाहता है। डीन कहता है कि स्कूल के डंजन्स में टीम एंट्री आवश्यक है। बाई जवाब देता है कि वह अकेले डंजन में जाने को तैयार है, लेकिन डीन लूपहोल पकड़कर कहता है कि सोलो एंट्रीज प्रतिबंधित हैं। तभी चियन हाथ उठाकर कहती है कि वह भी डी रैंक डंजन में जाएगी। यह सुनकर सभी शॉक में पड़ जाते हैं और डीन पैनिक में कहता है कि अगर उसे कुछ हुआ तो उसके पिता उसे बख्शेंगे नहीं। तभी सीनियर ग्जाइलिंग हाथ उठाता है, प्राउडली अनाउंस करके कि वह उनके साथ जाएगा और उनकी रक्षा करेगा, क्योंकि वे देश का फ्यूचर हैं। टीचर को राहत मिलती है क्योंकि उसे लगता है कि फाइनली कोई केपेबल मिल गया जो बच्चों की सुरक्षा संभाल सके। चियन शॉक में है क्योंकि जिलिंग को प्रोडिजी माना जाता है, जो अल्टीमेट स्कूल कॉर्प्स में ऑलमोस्ट सेलेक्ट हो गया था। बाई अल्टीमेट कोर का नाम सुनकर थोड़ा हैरान होता है क्योंकि यह पहली बार उसने सुना। दूसरी ओर जिलिंग बाई को घूरकर सोच रहा है कि ये लड़का अपनी ताकत समझे बिना इतना एटीट्यूड कैसे दिखा रहा है। सब तैयार होते ही टीचर कहता है कि अब वे डंजन की ओर बढ़ सकते हैं। वह इन्फॉर्म करता है कि प्रोफेशनल स्ट्रीमिंग मशीन्स उनके साथ रहेंगी और एक्सप्लोरेशन के हर सेकंड को रिकॉर्ड किया जाएगा। वह अर्ज करता है कि सब अपना बेस्ट दें, क्योंकि अब सभी यही देखने को बैठे हैं कि सबसे ज्यादा स्कोर कौन करेगा। अकेडमी दरअसल एक कॉन्कर्ड हाई रैंकिंग डंजन के ऊपर बनी है, जिससे हाई और मिडिल स्कूल डिविजन्स फ्लरिश कर सके। बाद में आसपास कई लो रैंक्ड डंजन्स स्पॉन हुए, जो छात्रों के लिए ट्रेनिंग ग्राउंड्स बन गए। बाई समझ जाता है कि चूंकि एंट्रीज रिकॉर्ड हो रही हैं, वह अपने ट्रम्प कार्ड्स बिना सोचे नहीं खोल सकता, लेकिन लिंगू डंजन में वही सब है जिसकी उसे जरूरत है। डंजन में प्रवेश करते ही जिलिंग लगातार बोस्ट करता है कि वह उन्हें बचाएगा और पहले भी अनसील्ड डी रैंक डंजन क्लियर कर चुका है। ची पूछती है कि मॉन्स्टर्स कैसे होंगे। जिलिंग बताता है कि लेवल 5 से 15 तक, लेकिन स्ट्रॉन्गर मॉन्स्टर्स स्कूल द्वारा सील्ड हैं, इसलिए बॉस से एनकाउंटर नहीं होगा। फिर भी हाई ई रैंक मॉन्स्टर्स को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनकी स्पीड और अटैक काफी खतरनाक हो सकती है। वह रिमाइंड करता है कि वे अभी अभी अवेकन हुए हैं, लेकिन अश्योर्स करता है कि वह ची को कुछ छोटे मॉन्स्टर्स ढूंढ देगा ताकि उसके अच्छे स्कोर्स हों। बाई उसके कंटिन्यूअस याप से तंग आकर बस आगे चल देता है। जिलिंग हैरान होकर चिल्लाता है कि आगे बढ़ोगे तो चोट खाओगे, लेकिन बाई उसे साफ ठंडे स्वर में शट डाउन कर देता है। तुम बहुत बात करते हो, पीछे रहो, मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। बाई की ऑरा इतनी ठंडी और भयावह होती है कि चियन और जिलिंग दोनों के चेहरे उतर जाते हैं। उधर सिमुलेशन अब लाइव स्ट्रीम हो रहा है और स्टूडेंट्स टीचर्स एक्साइटमेंट से देख रहे हैं। अल्टीमेट कैंपस रूम में एलीट टीम भी बैठी है, उम्मीद करते हुए कि कुछ मजेदार देखने को मिलेगा। वाइस कैप्टन बताता है कि एक जूनियर ने डी रैंक डंजन चुना और वह भी सबसे ट्रैश क्लास के साथ, जिससे सभी की क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है। बाकी छात्र ई और एफ क्लास डंजन्स में पिट रहे हैं। ई क्लास में होंग टीममेट्स को यूजलेस कहकर सोलो लड़ रहा है, क्योंकि उसकी जिंदगी का फोकस सिर्फ बाई को हराना है। वह मॉन्स्टर्स को मुक्के मारकर चीर रहा है, हॉन्टेड एम्बिशन के साथ। दूसरी ओर बाई जी और ई रैंक मॉन्स्टर्स को ऐसे काट रहा है जैसे वे टिश्यू पेपर हों। चियान और जीलिंग डिसबिलीफ में हैं, पूछते हुए कि उसने यह कैसे किया। बेई कैजुअली बता देता है कि मॉन्स्टर्स सील्ड हैं और अपनी ताकत का केवल आधा इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए काटना आसान है। ची मानती है कि फिर भी एक साथ इतने मॉन्स्टर्स को काटना इंसेन है। बाई उसे एडवाइस देता है, दूसरों से कंपेयर मत करो, खुद पर फोकस करो। ची उसके काम कॉन्फिडेंट वर्ड्स से ब्लश करती है और प्रॉमिस करती है कि वह पूरी ताकत लगा देगी।
जिलिंग विजिबली फ्रस्ट्रेट होता है कि अटेंशन बाई को मिल रहा है। वह बाई को कॉशन करता है कि यह डी रैंक डंजन है, ओवर कॉन्फिडेंस मत दिखाओ, लेकिन बाई उसे कंप्लीटली इग्नोर करके चियन को निर्देश देता है, राइट साइड के मॉन्स्टर्स तुम लो, लेफ्ट मैं लेता हूँ। जिलिंग ह्यूमिलिएशन में जल रहा है, जबकि चारों ओर बाई द्वारा मारे गए मॉन्स्टर्स की बॉडीज बिखरी हैं। बाई ची से पूछता है कि क्या वह सामने वाले लो लेवल मॉन्स्टर्स संभाल सकती है। ची दंग रह जाती है कि उससे अकेले लड़ने को कहा जा रहा है और जिलिंग गुस्से में है कि उसका कोई रोल ही नहीं। बाई रिमाइंड करता है कि सिमुलेशन उनकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को असेस करता है। ची समझ जाती है कि बाई उसे गुड स्कोर सिक्योर करने का मौका दे रहा है। वह नर्वस डिटर्मिनेशन के साथ मॉन्स्टर्स से भिड़ती है। बाहर लाइव व्यूअर्स स्टन्ड हैं कि बाई मॉन्स्टर्स के साथ लिटरल प्लेइंग कर रहा है। टीचर्स अंदाजा लगा रहे हैं कि वह E3 या E4 होगा। लेंस से दिखता है कि उसने टैक्टिकल जजमेंट के आधार पर साइड्स असाइन की। बाई बताता है कि उसने नोटिस किया था कि एस्ट्रो एलिमेंट मॉन्स्टर्स राइट से आ रहे हैं, जिससे चायन की फ्लोरा एलिमेंट स्किल उन्हें काउंटर करने के लिए परफेक्ट है। ने ची वाइन्स से वॉल्स बनाकर मॉन्स्टर्स को टॉर्चर किल कर रही है और खुद अपनी स्किल पर हैरान है। बाई पहले से जानता था कि मेजेस की यूनिक बेसिक स्किल होती है। ची का स्किल पॉइजनस वाइन वॉल है, जो वाइन्स ग्रो करके वॉल बनाती है और पॉइजन डैमेज दे सकती है। बाई इम्प्रेस्ड है कि यह उसका पहला